हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है CS IP मिथुन जायसवाल। हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक्स का सीए फाउंडेशन के अंदर उसके MCQ। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 बहुत ही अच्छे से देखा। पार्ट 1 के अंदर हमने हमने 1 से लेकर 40 क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल्ड मैनर में सॉल्व किया है। अगर वो पार्ट 1 देखा होगा आपको मजा आया होगा। अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके पहले उसको चेकआउट करना। आज हम पार्ट 2 के अंदर जो 41 से लेकर जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा हमने पार्ट 1 में एकदम डिटेल में देखा था वैसा ही हम पार्ट 2 के अंदर भी देखने वाले हैं। तो एकदम डिटेल के अंदर, और मैं आपको गारंटी देता हूं इतना डिटेल्ड वीडियो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा को ये होता है कि हमको एमसीक्यू को याद नहीं करना, हमको एमसीक्यू के आंसर याद नहीं करने, हमको एमसीक्यू को समझना है कि वो सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है। तो चलो शुरू करते हैं ये आज का ये वीडियो। लेके प्रभु का नाम जय श्री राम। तो आते हैं बेटा हमारे नोट के ऊपर। ओके जी सर, हम क्वेश्चन नंबर 40 तक ऑलरेडी कर दिए थे। अच्छा, जिन्होंने नहीं चेकआउट किया हुआ है मैं उनको बोल दूं कि मैं वीडियो की जो लिंक है, पार्ट 1 का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको वो डिस्क्रिप्शन में वो उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आपको वहां से इजीली वो पार्ट 1 कहां है वो मिल जाएगा। या तो आप मेरे प्लेलिस्ट के अंदर सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स के MCQ करके है ग्रुप, वहां पे टैब है, वहां पे जाके उसको देख सकते हैं। ओके, 41 क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला? अ फॉर्म हैज अ वेरिएबल कॉस्ट। कितना दे रखा हुआ? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ रुपीज 1000 एट अ 5 यूनिट ऑफ आउट एट द 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट एंड इफ द फिक्स कॉस्ट कितनी है? 400 रुपए। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलता है कि यहाँ पे फॉर्म की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 1000 है, फिक्स कॉस्ट 400 है। व्हाट विल बी द एवरेज टोटल कॉस्ट एट अ 5 यूनिट ऑफ आउटपुट? बेटा जी यहाँ पे टोटल कॉस्ट अगर पूछा होता है, टोटल कॉस्ट तो उसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन हमको ये नहीं पूछा हुआ टोटल कॉस्ट, हमको पूछा हुआ एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज याद रखना, आपको जो क्वेश्चन है वो बहुत चबा चबा के याद करने, क्या करना है बेटा जी, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, कहने का मतलब। तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे क्या होगा? फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट है मेरी 400, वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 1000, और ये कितने प्रोडक्शन के लिए है? ये 5 यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए पूछा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 1000 प्लस 400 डिवाइड बाय 5, तो यहाँ पे क्या होगा? 1400 डिवाइड बाय 5, इसको हम काटेंगे 5 कम 5 दूनी 10, 40, 8, 0, आंसर आएगा 280। ठीक है जी, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के ऊपर। और फॉर्म एवरेज फिक्स कॉस्ट, फॉर्म की क्या दे रखी है? एवरेज फिक्स कॉस्ट दे रखी है 20 एट यूनिट 6। व्हाट विल बी एट 4? मतलब ये एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगी एट 4? सर फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट तो सेम ही होती है, तो अगर फिक्स कॉस्ट यहाँ पे 20 है तो 4 के लिए भी 20 होगी ना। अरे गोंडिया, यहाँ पे ये जो 20 रुपीज है ये कितने यूनिट के लिए दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 6 यूनिट के लिए, और ये एवरेज है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। बेटा जी फिक्स कॉस्ट होती है ना, वो यूनिट क्या होती है? वो हर एक प्रोडक्शन के साथ 2 3 4 5 ये डिक्रीज होती जाती है। क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। सर कैसे होती है? देखो, दो अगर फिक्स कॉस्ट टोटल है 100, तो यहाँ पे एवरेज फिक्स कॉस्ट फॉर 2 यूनिट के लिए कितनी आएगी? एवरेज आएगी 50। अगर सपोज 3 यूनिट के लिए तो डिवाइड बाय करोगे तो 33, 4 यूनिट के लिए 25, मतलब फिक्स कॉस्ट क्या आ रही है? और 1 यूनिट के लिए 100, 0 यूनिट के लिए 100, मतलब क्या होता है? फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट मेरी जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाता है वैसे वैसे कम होती है, ये फिक्स नहीं रहती। क्या? एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है? डिक्रीज होती जाती है, ये फिक्स नहीं रहती। फिक्स कॉस्ट कौन सी फिक्स होती है? जो रुपीज टर्म में होती है, मतलब ओनली टोटल फिक्स कॉस्ट होती है तो वो सेम होती है। समझे क्या? समझे क्या? तो आपको जल्दबाजी में ये आंसर नहीं देना है, क्योंकि हमको क्या दिया हुआ? एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का ये फॉर्मूला लगाएंगे। पहले हम क्या करेंगे? पहले हम टोटल फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे आएगी? ये 20 रुपीज कितने के लिए दिया? 6 यूनिट के लिए दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे ये एवरेज फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, तो ये एवरेज फिक्स कॉस्ट 20 और यहाँ पे फिक्स कॉस्ट और ये 6 यूनिट के लिए, तो हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी आएगा? ये यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 120। तो हमने फिक्स कॉस्ट कितना निकाल दिया? 120। अब हम क्या करेंगे? अब हम एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालेंगे कितनी यूनिट के लिए? 4 के लिए। तो फिक्स कॉस्ट आया था हमारा 120। कितनी क्वांटिटी है? 4। इसको हम डिवाइड करेंगे इससे, तो यहाँ पे 4 और 4 3 12 मतलब 30। ठीक है, तो आंसर आएगा 30। ओके जी, ओके, समझे बच्चा? समझा लोगो? ओके, बहुत ही मतलब ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो
होते सिंपल है, लेकिन ये वर्ड्स के कारण थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं, हमको एग्जाम में ये सब ध्यान रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? द सर्विस ऑफ अ डॉक्टर आर कंसिडर्ड एज प्रोडक्शन। बेटा जी प्रोडक्शन, डेफिनेशन, प्रोडक्शन की याद है, डेफिनेशन क्या थी? जो भी मैन अगर ऐड करता है, क्रिएट करता है कुछ भी जिससे क्या होता है ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए वो यूजफुल होता है, जिससे हमारा क्या होता है सेटिस्फैक्शन होता है, तो वो हर एक चीज को हम क्या बोलते हैं, वो मटेरियल हो के सर्विसेज हो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन। तो बताओ ये सर्विस ऑफ अ डॉक्टर प्रोडक्शन में काउंट होगी कि नहीं? हाँ जी, प्रोडक्शन में काउंट होगी, इसलिए तो वो किस में काउंट होती है? जीडीपी में काउंट होती है, तो ये तो सही है। मैन कैन क्रिएट अ मैटर, बेटा हमको याद है हमने प्रोडक्शन की डेफिनेशन में देखा था, मैन ऐड करता है। मैन जैसे कोयला हम नहीं बनाते, हम यहाँ पे जैसे पेट्रोल हम नहीं बना रहे, तो यहाँ पे वाटर हम नहीं बना रहे, मतलब जो नेचर से जो चीजें मिली है हम वो क्रिएट नहीं करते, हम उसमें यूटिलिटी ऐड करते हैं। हम गंगा नदी के किनारे पानी भर के उसको गंगा जल पूरे इंडिया में और पूरे आउट ऑफ इंडिया हम क्या करें, उसको सेल आउट करें, तो हम उसमें खाली लोगों तक वो पानी पहुंचा रहे हैं, ठीक है? तो हम क्या करते हैं उसमें एडिशन करते हैं, हम कभी भी मैटर को क्रिएट नहीं करते, तो ये आंसर हमारा गलत है। बाकी का भी देख लेते हैं। सर्विस ऑफ अ हाउसवाइफ आर कंसिडर फॉर प्रोडक्शन, ठीक है? तो हम मैटर को क्रिएट नहीं करते। हाँ, हाउस वाइफ की जो सर्विस होती है, याद रखना मैंने बताया था प्रोडक्शन के अंदर क्या होना है, प्रोडक्शन के अंदर पैसा पैसा मिलना चाहिए। यहाँ पे जो सर्विस ऑफ हाउस वाइफ है क्या वो प्रोडक्शन में काउंट होगा? नहीं, क्योंकि वो हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ मतलब अपने घर में काम कर रही है। सपोज कोई व्यक्ति है अपने घर के अंदर केक बना रही है, तो वो प्रोडक्शन में काउंट नहीं होगा, लेकिन वो उसकी बेकरी हाउस है वहां पे जाके केक बना के उसको सेल आउट कर रही है, तो प्रोडक्शन में काउंट होगा। समझे? तो यहाँ पे ये आंसर भी गलत है। व्हाट अ मैन कैन क्रिएट और टेबल ही क्रिएट अ मैटर। अरे टेबल के क्रिएट से मैटर नहीं क्रिएट होता, मैटर का मतलब ओरिजिनल फॉर्म, उसका ओरिजिनल फॉर्म तो क्या था? लकड़ा था। क्या लकड़ा मैन ने बनाया? क्या नहीं, वो तो हमको नेचर ने दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम मैटर को क्रिएट नहीं करते, तो ये आंसर भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। कौन सा सही है? तो ये आंसर सही है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। जब पूछा जाता है ना कि एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन का फंक्शन पूछा है बेटा, बिजनेसमैन का क्या पूछा हुआ है? एंटरप्रेन्योर का फंक्शन, की वो क्या काम करता है? वो इनिशिएट करता है, हाँ बिजनेस को इनिशिएट करता है, तभी तो बिजनेस चालू होता, वरना क्या कोई पड़ोसी आके थोड़ी बिजनेस को चालू करेगा। क्या वो रिस्क लेता है? हाँ जी वो रिस्क लेता है, इसलिए तो उसको रिवॉर्ड में क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। क्या वो धंधे के अंदर क्या करता है? इनोवेशन लाता है, हाँ जी इनोवेशन लाता है। तो क्या ये आंसर सबके सब सही है? हाँ, तो आंसर आएगा बी। ओके, 45, इन डिस्क्राइबिंग अ गिवन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, हम क्या करें कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी मेरी फिक्स है, द शॉर्ट रन इज बेस्ट डिस्क्राइब है। बेटा जी शॉर्ट रन, अच्छा सर शॉर्ट रन है 2 महीना 4 महीना 6 महीना, क्या पीरियड था? अरे बेवकूफ, यहाँ पे शॉर्ट रन के अंदर कोई भी पीरियड नहीं होता। शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, हमारा फिक्स कॉस्ट फिक्स रहता है, फिक्स कॉस्ट फिक्स रहता है, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या रहता है? वो चेंज होता रहता है। वो क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है, उसी को तो बोलते हैं शॉर्ट रन। इसका कोई पर्टिकुलर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता। तो ये अप टू 6 मंथ्स बेकूफ बना रहे हैं, 5 ईयर बेकूफ बना रहे हैं। एज लॉन्ग एज ऑल इनपुट नहीं बेटा, क्या बोला था मैंने? वेरिएबल एंड फिक्स, एक ही फिक्स होगा और ये क्या होगा? ये तो वेरी होता रहेगा, तो ये भी गलत है। एज लॉन्ग एज एटलीस्ट वन इनपुट इज फिक्स, खाली एक फिक्स होना चाहिए और एक वेरिएबल होना चाहिए। ओके, आंसर क्या आएगा? बी आएगा। मजा आएगा ना? अपन को भी बहुत मजा आएगा है। तो ओके, ठोको ताली। अरे ताली कैसे ठोक रहे हो? वीडियो को करो लाइक। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, इफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। सर जी देखो यहाँ पे ये क्या है? लॉन्ग रन प्रोडक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको क्या बताया था? रिटर्न टू स्केल होता है। क्या होता है? रिटर्न टू स्केल। अब ये रिटर्न टू स्केल के अंदर क्या होता है? रिटर्न टू स्केल के अंदर जब हम इनपुट को 20%, यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि हम इनपुट को कितने परसेंट से बढ़ा रहे हैं? 20% से बढ़ा, तो बेटा लॉन्ग रन के अंदर जो हमको रिटर्न कैसा मिलता है? रिटर्न कैसा मिलता है? वो क्या तो IRS होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। सर ये तीनों में क्या फर्क होता है? अगर मैंने इनपुट को बढ़ाया 20% से, तो मेरे को जो आउटपुट अगर कितने से मिल रहा है? 30% से, तो वो क्या आएगा? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर मेरे को आउटपुट मिल रहा है 20% से, तो वो होता है CRS। और अगर आउटपुट मिल रहा है 10% से, मतलब मेरा आउटपुट इंक्रीज होने ही वाला है। आउटपुट मेरा इंक्रीज होने ही वाला है। अगर उससे ज्यादा, इनपुट से ज्यादा मेरे हो रहा है तो IRS, उतना ही आउटपुट मिल रहा है तो CRS, और उससे कम
आउटपुट मिल रहा है तो DRS। तो यहाँ पे हमको क्या बोला हुआ है, इन द डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है हाँ, तो क्या यहाँ पे आउटपुट बढ़ेगा हाँ, लेकिन जितना इनपुट है उससे कम। तो यहाँ पे कितना होगा, कुछ भी हो सकता है, मगर ये मे बी 19 भी हो सकता है, ठीक है, जो इनपुट से कम आउटपुट है हाँ, तो वो DRS में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा आंसर कहेगा इफ ऑल द इनपुट आर इंक्रीज बाय 10%, तो DRS के केस के अंदर क्या होगा, द आउटपुट विल डिक्रीज, गलत, आउटपुट डिक्रीज नहीं, आउटपुट इंक्रीज होगा, लेकिन कितने परसेंट से कम होगा, 10% से कम होगा, तो ये आंसर गलत है। आउटपुट विल इंक्रीज बाय 10%, ये तो CRS का केस होगा। आउटपुट विल इंक्रीज बाय लेस देन 10%, ये कहां बैठे थे तुम, हम आप ही को ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, C आएगा, आउटपुट विल इंक्रीज बाय लेस देन 10%। आउटपुट बढ़ेगा तो सही, आउटपुट बढ़ेगा तो सही, लेकिन 10% से कम। अगर सपोज यहाँ पे 20% होता तो आउटपुट विल इंक्रीज बाय लेस देन 20%, अगर यहाँ पे 30% होता तो आउटपुट विल इंक्रीज बाय लेस देन 30% आता, ठीक है। यहाँ पे द आउटपुट, ये आंसर क्यों गलत है, क्योंकि आउटपुट विल इंक्रीज बाय मोर देन, अरे मोर देन 10% से होता है तो क्या होता है ये आंसर, IRS, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इसलिए आंसर भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, C, ठीक है बेटा, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 47, द प्रोडक्शन फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, अरे बेटा मैंने बता दिया है प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है, यहाँ पे ऊपर आ गया था, आपको मैं वापस से बताता हूँ, प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर ये मेरा आउटपुट होता है, और ये आउटपुट होता है, ये आउटपुट मैं कैसे फाइंड आउट करता हूँ, बिकॉज ऑफ ये फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, ये क्या होता है, ये मेरा इनपुट होता है, और ये क्या बताता है, प्रोडक्शन फंक्शन ये बताता है इनपुट और आउटपुट का रिलेशन, कि इतने इनपुट से इतना आउटपुट बनता है, इतने इनपुट से इतना आउटपुट बनता है। तो जो मेरा इनपुट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, और जो मेरा आउटपुट होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इनपुट इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि आउटपुट कितना होगा, तो मेरा जो आउटपुट है वो क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और प्रोडक्शन फंक्शन क्या बता रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, सिंपल। तो इनपुट, द प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन the given combination of input and another combination that yield the same output, अरे बेटा सेम आउटपुट नहीं, हाईएस्ट रिजल्टिंग आउटपुट, ओके यहाँ पे इनपुट और आउटपुट की बात की, हाँ यहाँ पे सेम आउटपुट है इसलिए गलत है। चलो नेक्स्ट वाले भी देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, the increase in the output generated by 1 unit of increase in the one output, अरे बेटा कितने से इंक्रीज हुआ आउटपुट के, बाय 1 इंक्रीज, अरे ये तो क्या हुआ, ये तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, क्योंकि एक एडिशनल इनपुट को लाने से, कितना एडिशनल आउटपुट बढ़ा, ये नहीं होगा। ऑल लेवल ऑफ आउटपुट दैट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम दोज इनपुट, ऑल लेवल ऑफ आउटपुट भी, यहाँ पे आंसर क्या है, ये गलत है। तो आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर हमारा आएगा द हाईएस्ट रिजल्टिंग आउटपुट। याद रखना जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है ना, वो बताता है कि कितना मैक्सिमम आउटपुट हो सकता है, क्या होगा, कितना मैक्सिमम आउटपुट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ये जो होता है ना, ये प्रोडक्शन फंक्शन वो बताता है कि आप एक इनपुट का यूज करके कितना मैक्सिमम आउटपुट बना सकते हो, ठीक है, बना सकते हो, उसी को क्या बोला जाता है, प्रोडक्शन फंक्शन बोलता है कि भाई मैं मिनिमम नहीं, मैं मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन बना सकता हूं, इतने इनपुट से कितना मेरा मैक्सिमम होगा वो बता, वो प्रोडक्शन फंक्शन बताता है। इसलिए क्या होगा, ये वाला आंसर आएगा, ठीक है जी, ओके बेटा। नेक्स्ट 48, इफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ लेबर इज बिलो द एवरेज प्रोडक्ट, सर ये क्या है, हमने पढ़ा था एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एपी, एमपी मतलब आपके माता पिता, और एपी मतलब आप, ठीक है। अगर आप क्या हो, अगर आप अच्छा काम करोगे, अगर आप अच्छा काम करते हो, जैसे यहाँ पे देखो शुरू के अंदर क्या होता है, शुरू के अंदर, वैसे मैं कंसेप्ट को समझाता हूं पहले। शुरू में क्या होता है, शुरू में एक लेबर को लाने से, ये हमारा शॉर्ट रन का प्रोडक्शन फंक्शन है, जिसमें एमपी और एपी मैं बता रहा हूं। एपी के अंदर क्या हो रहा है बेटा जी, शुरू के अंदर एक लेबर को लाने से प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा मिलती है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे फिक्स फैक्टर सारे ऑक्यूपाई हो जाते हैं, फिर एमपी क्या होने लगता है, डाउन होने लगता है। ये हमारा कौन सा स्टेज आता है, जब एमपी इक्वल टू एपी होता है, तब एपी का क्या होता है, ये एपी हमारे मैक्सिमम पे होता है। यहाँ पे क्या होता है, एपी इक्वल टू एमपी होता है। यहाँ तक क्या होता है, यहाँ तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा टोटल प्रोडक्शन होता है। इससे ये हमारा स्टेज नंबर 1 होता है। उसके बाद स्टेज नंबर 2 में एमपी किसको टच करता है, 0 को टच करता है। ये स्टेज नंबर
टू होता है, यहाँ पे क्या होता है एमपी डिक्रीज होता है, वहां पे टीपी क्या होता है, टीपी बढ़ता है लेकिन स्लो ऑर्डर में बढ़ता है, नेगेटिवली बढ़ता है। यहाँ पे क्या होता है, टीपी का मैक्सिमम होता है, ये जो टीपी होता है वो क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट वो क्या होता है, मैक्सिमम पे आता है, और जब एमपी नेगेटिव होता है तो टीपी डिक्रीज करना चालू होता है। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज बिलो, एमपी क्या है, एमपी एपी से कम है, एमपी एपी से कम है, तो क्या होगा, इट मस्ट बी ट्रू दैट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज नेगेटिव। तो जरूर थोड़ी है कि एपी अगर यहाँ पे, तो एमपी यहाँ पे इस स्टेज में कम है क्या, हाँ, मगर क्या ये नेगेटिव है, क्या ये नेगेटिव है, नहीं बेटा ये नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव तो यहाँ से हुआ, तो ये क्या ये आंसर सही होगा, नहीं जी ये गलत है। द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज जीरो, जरूर थोड़ी कि एपी से कम होगा तो यहाँ पे ही हो डायरेक्ट, यहाँ पे भी तो है, तो ये जरूर थोड़ी कि जीरो पे आएगा, नहीं ये भी गलत है। द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज फॉलोइंग, द एवरेज प्रोडक्ट जब क्या होता है, जब एमपी नीचे आता है तो एपी भी क्या आता है, नीचे आता है। ओके, तो ये वाला आंसर सही है। द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज नेगेटिव, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज नेगेटिव, ये आंसर सही होगा क्या। एक चीज मैं बता दूं, एवरेज प्रोडक्ट कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। इसके अंदर मैं बता देता हूं क्या होता है, यहाँ पे एमपी के बारे में बताऊं, एमपी कैन बी पॉजिटिव, जीरो और कैन बी नेगेटिव, ठीक है, ठीक है। लेकिन एपी जो होगा ना, एपी आपका एवरेज प्रोडक्ट, इट कैन बी आइदर, ये क्या होगा, आइदर ये इंक्रीज हो रहा होगा या तो एपी, एपी क्या होता है, अगर एमपी इंक्रीज होता है, एमपी अगर इंक्रीज होता है तो एपी भी इंक्रीज होता है, अगर एमपी डिक्रीज होता है तो एपी भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। बट इसमें बट इसमें आपको ये ध्यान रखना है, बट एपी एवरेज प्रोडक्ट कैन नेवर बी नेगेटिव। एवरेज प्रोडक्ट नेगेटिव कैसे हो सकता है, एवरेज प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या आपका जीरो में कैसे जा सकता है, अगर कोई व्यक्ति अगर प्रोडक्शन नहीं कर रहा तो मैक्सिमम क्या होगा, वो जीरो बोलेगा, भाई मेरा कुछ भी नील प्रोडक्शन है, वो ये थोड़ी बोलेगा मेरा नेगेटिव में प्रोडक्शन है, नेगेटिव में कैसे प्रोडक्शन होगा, तो एवरेज प्रोडक्ट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ये वाला आंसर भी क्या है, ये आंसर भी गलत है, तो ये आंसर भी हमारा गलत है। तो क्या होगा, जब हमारा एमपी कम होता है तो एवरेज प्रोडक्ट भी गिरता है, जब आप गिरते हो तो आपके माँ बाप का नाम भी गिरता है, मतलब क्या होता है, आंसर है, खाली याद रखने के लिए, डोंट टेक इट ऑन हार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोला है, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ अ लेबर इज मैक्सिमाइज। एवरेज प्रोडक्ट क्या है, अब यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम होता है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ पे मैक्सिमम, वहां पे एमपी क्या करता है, उसको मिलने को आता है, तुझको मिलने आया मैं मंदिर जाने के बहाने, तो यहाँ पे एमपी जब मैक्सिमम पे होता है, जब सॉरी एपी जब मैक्सिमम पे होता है, मैक्सिमम पे वहां पे एपी इक्वल टू एमपी होता है, और वही स्टेज को हम बोलते हैं स्टेज नंबर 1, और ये स्टेज नंबर 1 को और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये रहा इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, एमपी, एमपी इक्वल टू एपी, तो ये मैंने आपको अभी बता दिया, एमपी इक्वल टू एपी का, जब एपी का मैक्सिमम होता है वहां पे एपी और एमपी दोनों सेम होते हैं, उस स्टेज को स्टेज नंबर 1 बोलते हैं, और ये स्टेज नंबर 1 क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होता है, गलत, मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, गलत, क्योंकि यहाँ पे जब एपी का मैक्सिमम होता है तब एमपी उसको मिलने आता है, मैक्सिमम कहां से हो गया, यहाँ पे एमपी जीरो कैसे हो गया, ये चार्ट को आपको ध्यान में रखना है, बाकी आंसर एकदम इजी लगेगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा, इक्वल टू ये वाला 49 में ये आएगा, ठीक है। 50, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज ड्रॉन फॉर ऑल द, भाई लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मैंने बताया था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट टर्म के अंदर अप्लाई होता है, ठीक है, जहां पे एक फैक्टर क्या होता है, एक फैक्टर फिक्स होता है, दूसरा फैक्टर वेरिएबल होता है, ओके। तो यहाँ पे कुछ एजम्पशन हम उसको फॉलो करते हैं, एजम्पशन मेंशन बिलो, एक्सेप्ट, सर एक्सेप्ट बहुत ध्यान रखना है बेटा, एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट हमको ले डूबता है, ठीक है, तेरा प्यार मेरे को ले डूबा, वैसे ही ये एक्सेप्ट जो है ना, ये भी ले डूबता है, अरे क्या बात करें उसको, ओके एक्सेप्ट, भावना मोहब्बत, और यहाँ पे आओ बेटा,
यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के जो एग्जम्पशन है, एक्सेप्शन है, एजम्पशंस है, उसमें क्या एक्सेप्शन है, द गिवन टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, ना 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 ना। जब हम शॉर्टन की बात करते हैं तो शॉर्टन में हम एज्यूम करते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी बेटा चेंज हो गई ना तो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से नई मशीनरी खरीदनी पड़ेगी। नई मशीनरी खरीदूंगा तो मैं फिक्स फैक्टर क्या होगा, फिक्स्ड नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा क्योंकि नई मशीनरी खरीदनी है। तो लॉ वेरिएबल में हमने क्या पढ़ा था, लॉ वेरिएबल में ये पढ़ा था कि एक वेरिएबल है और एक फिक्स है। अगर टेक्नोलॉजी अगर चेंज होती है तो ये फिक्स केस में कन्वर्ट हो जाएगा वेरिएबल में। तो ये ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, सॉरी टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रिमेन सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ये लॉ ऑफ वेरिएबल का एजम्पशन है क्या, नहीं, तो ये आंसर हमारा गलत है। मतलब ये आंसर, ये एक्सेप्शन के हिसाब से ये आंसर सही आएगा, ये चेंजिंग नहीं होना चाहिए था। ठीक है, आगे के देख लेते हैं वो गलत क्यों है। देयर मस्ट बी सम इनपुट हुज क्वांटिटी इज फिक्स, वो तो मैंने आपको बताया ना कि लॉ ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर मतलब क्या होता है, एक फैक्टर वेरिएबल और दूसरा फिक्स, तो एक फिक्स होगा। हाँ जी, तो ये तो एजम्पशन का पार्ट था। फिर वी कंसिडर नॉट ओनली फिजिकल इनपुट बट वी कंसिडर ओनली फिजिकल इनपुट। यहाँ पे हम प्रॉफिट की बात नहीं करते कि कितना प्रोडक्शन करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए, कॉस्ट के बेस पे, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो हमारा जो कॉस्ट कंसेप्ट है वो बताता है कि कितना प्रोडक्शन करो, कहां तक प्रोडक्शन करो। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इनपुट की बात करते हैं कि इतने इनपुट से इतना आउटपुट का प्रोडक्शन होगा। तो ये आंसर भी सही है। वी द टेक्नोलॉजी ऑफ इज गिवन एंड स्टेबल, स्टेबल मतलब कांस्टेंट। तो ये सारे एजम्पशन है किसके, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के। कौन सा एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन का ये एजम्पशन का एक्सेप्शन है चेंजिंग वाला, तो आंसर आएगा ए। ठीक है, ओके नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोडक्शन फंक्शन। अरे बेटा कितनी बार, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जिसके अंदर इनपुट के बेस में मैं बताता हूं कि मेरा आउटपुट कितना होगा, कितने इनपुट से कितना मैक्सिमम आउटपुट बना सकता हूं। यहाँ पे जो इनपुट होते हैं दैट कैन बी कैपिटल, दैट वन इज कैपिटल, वन इज लेबर। जो लेबर होगा वो वेरिएबल होगा, जो कैपिटल होगा वो मेरा फिक्स होगा। ये मेरे इनपुट होते हैं, उनको मैं ऑल्टर कर सकता हूं। इसलिए ये क्या होता है, ये जो इनपुट है, क्योंकि जितने ज्यादा इनपुट होगा उतना ज्यादा आउटपुट होगा, जितना कम इनपुट होगा उतना कम आउटपुट होगा। मतलब मेरा इनपुट डिसाइड करेंगे कि मेरा आउटपुट क्या होगा। तो मेरे जो इनपुट हुए वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो आउटपुट है वो इंडिपेंडेंट, नहीं उल्टा बोल दिया, जो मेरे इनपुट है वो इंडिपेंडेंट है क्योंकि वो डिसाइड करेंगे मेरा आउटपुट क्या होगा। तो इनपुट इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बेस पे मेरा आउटपुट डिसाइड होगा, तो वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, चलो ओके। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या, इज अ टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। हाँ जी सही बात है। रिलेशनशिप बिटवीन फिक्स फैक्टर, अरे फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर की तो बात ही नहीं होती। रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और ये क्रिएटिव यूटिलिटी, इसकी भी बात नहीं होती। रिलेशनशिप आउटपुट एंड टाइम, इसकी भी बात नहीं होती। तो ये तीनों आंसर गलत हैं और ये वाला आंसर सही है। 51 का आएगा ए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट इंक्लूड। बेटा लॉ ऑफ प्रोडक्शन वापस से प्रोडक्शन वाला है। प्रोडक्शन के अंदर क्या आता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन आता है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन आता है। तो यहाँ पे रिटर्न टू स्केल आता है। हाँ जी, रिटर्न टू स्केल मतलब लॉन्ग रन प्रोडक्शन। तो ये क्योंकि हम प्रोडक्शन के अंदर तो पढ़ते हैं शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, तो ये आंसर हमारा सही है। देन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, तो ये हम डिमिनिशिंग रिटर्न, शॉर्ट रन के अंदर डिमिनिशिंग रिटर्न पढ़ते हैं, तो ये भी सही है। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये भी पढ़ते हैं। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, अरे बेटा कॉस्ट कॉम्बिनेशन, कॉस्ट की तो बात ही नहीं होती प्रोडक्शन फंक्शन में, कॉस्ट की बात नहीं होती। तो कौन सा आएगा, ये वाला। इसमें देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला था, डज नॉट इंक्लूड, तो यहाँ पे आंसर आएगा डी। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओके इसको भी बंद कर देता हूं थोड़ा। ओके चलो, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ी आवाज बैकग्राउंड में आएगी, थोड़ा बाजू वाले घर में थोड़ा मरम्मत का काम चल रहा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। 53 क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर क्या बोला, आइसोकॉन्ट। अरे आइसोकॉन्ट क्या होता है, आइसोकॉन्ट का मतलब होता है ये सर, ये तो इंडिफरेंस कर्व है। नहीं बेटा, यही ऐसा ही शेप किसका होता है, आइसोकॉन्ट का भी होता है। मैं एक चीज बता दूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोकॉन्ट एंड इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व होता है ना, यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व का भी शेप क्या होता है, ऐसा होता है। इसके अंदर ये याद रखना, इंडिफरेंस कर्व के अंदर
आप कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ क्या ले लो, यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन, यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स आते हैं, ए गुड्स एंड बी गुड्स। इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ ए ले लो, कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ बी ले लो, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या मिलता है आपको, सेम सेटिस्फैक्शन मिलता है। क्या मिलता है? सेम सेटिस्फैक्शन मिलता है। सर कितना सेटिस्फैक्शन? ये हम नाप नहीं सकते, ये हम न्यूमेरिकल टर्म में नहीं बता सकते। लेकिन बेटा आइसोकॉन्ट होता है ना, आइसोकॉन्ट, ये क्या बताता है कि आप इतना इनपुट और इतना क्या ले लो, कैपिटल ले लो, इतना लेबर और इतना कैपिटल ले लो। यहाँ पे हमारा लेबर और कैपिटल, इतने कैपिटल और इतना लेबर का कॉम्बिनेशन रखोगे। आइदर आप इतना कैपिटल लो तो लेबर कम लो, अगर कैपिटल कम लो तो लेबर को ज्यादा लो। यहाँ पे आपको मिलने वाला जो प्रोडक्शन है, सपोज कि हम करते हैं 1000 यूनिट, आपको कोई भी कॉम्बिनेशन पे कितना प्रोडक्शन मिलेगा? 1000 यूनिट का ही प्रोडक्शन मिलेगा। सर अगर मेरे को 2000 का प्रोडक्शन चाहिए तो उसके लिए दूसरा आइसोकॉन्ट बनाना पड़ेगा, सपोज ये वाला। इसके अंदर इसके ऊपर, इस कर्व के ऊपर आपको कितना मिलेगा? 200 यूनिट का प्रोडक्शन मिलेगा। सर अगर मेरे को 300 का चाहिए तो उसके लिए 2000। अगर यहाँ पे कितना आएगा? 2000। सर अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको चाहिए ज्यादा का प्रोडक्शन तो उसके लिए एक और आइसोकॉन्ट बना दो, ये आपको कितने का देगा? 3000 का देगा। मतलब हर एक जो आइसोकॉन्ट का होता है वो इसमें सिर्फ 1000 का मिलेगा। जितना आप ओरिजिन ऑफ ऐसे क्या होगा, दूर होगा, जितने आप ओरिजिन से दूर होगे उतना ज्यादा वो प्रोडक्शन देता है। और इनडिफरेंस कर्व में भी ये होता है, जितना आप ओरिजिन से दूर होते हैं उसका इनडिफरेंस कर्व का सेटिस्फैक्शन उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो आइसोकॉन्ट अब मैंने आपको बता दिया, अब आपका आंसर मालूम पड़ जाना चाहिए कि क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर है। तो आइसोकॉन्ट शोज क्या करता है? ऑल अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द गिवन सेट ऑफ आउटपुट फुल्ली एंड बेस्ट पॉसिबल वे। यहाँ पे क्या लिखा? ऑल अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग अ गिवन सेट ऑफ आउटपुट फुल्ली एंड इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इनपुट आपका अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन, हाँ जी अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन आप ऑफ टू इनपुट ले लो, मतलब कैपिटल और वेरिएबल, यूजिंग अ गिवन सेट ऑफ आउटपुट फुल्ली एंड इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है ऑल अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट among which a producer is indifferent because they yield the same profit। सब प्रॉफिट की बात होती है क्या? प्रॉफिट की बात होती है क्या? यहाँ नहीं, यहाँ पे तो किसकी बात होती है? नंबर ऑफ यूनिट की बात होती है। किसकी बात होती है? नंबर ऑफ यूनिट की बात होती है कि हमारा कितना प्रोडक्शन मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला all alternative combination of two input that yield the same, आ गया ना, same total product। यहाँ पे क्या होता है? अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट, जिससे हमको क्या मिलता है? सेम। ये पहला वाले के अंदर ये वाला कॉम्बिनेशन 1000 इनपुट, इसके अंदर भी 1000 और इसके अंदर भी क्या होगा? 1000। मतलब हर एक अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन लेने पे भी मेरा आउटपुट क्या आएगा? सेम 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 सेम। तो ये आंसर क्या आएगा? ये वाला आएगा। बोथ बी और सी, बी तो गलत ही है और सी हमारा सही है, तो ये आंसर आएगा। ये आंसर क्यों गलत आएगा? यहाँ पे यूजिंग अ गिवन सेट ऑफ आउटपुट, अरे आउटपुट को आप यूज करके इनपुट बनाते हो क्या? हाँ उल्टा है। यहाँ पे क्या बोला है? यूजिंग द आउटपुट लेके आप कितना इनपुट बनाओ। अरे इनपुट से आउटपुट बनता है, आउटपुट से इनपुट नहीं बनता है। ठीक है, समझ गए ना? तो माँ बाप से बच्चे होते हैं, बच्चों से माँ बाप नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमारा आएगा कि टोटल, यहाँ पे आएगा ऑल द अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट दैट्स, उनसे क्या आता है? सेम लेवल ऑफ आउटपुट आता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप याद रखना। इसके अंदर यहाँ पे क्या लिखा है? यूजिंग द आउटपुट, इसको याद बेटा, इसलिए मैंने थोड़ा सा क्रैक मजाक करता हूँ ताकि आपको चीजें याद है। तो हमको आउटपुट से इनपुट नहीं मिलता, इनपुट से आउटपुट मिलता है। इनपुट हमारा इंडिपेंडेंट होता है, वो डिसाइड करता है कि मेरा आउटपुट क्या होगा, आउटपुट नहीं डिसाइड करता कि मेरा इनपुट क्या होगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 54। Economy of scale exists because as the firm increase its economy of scale। इकोनॉमी ऑफ स्केल के अंदर क्या होता है? इकोनॉमी ऑफ स्केल के अंदर जहां पे हम एक लेबर को लाते हैं प्रोडक्शन ज्यादा, दूसरे लेबर को लाते हैं प्रोडक्शन और ज्यादा, तीसरे लेबर को लाते हैं प्रोडक्शन और ज्यादा होता है। मतलब कि हम अपना इनपुट जब बढ़ाते हैं तो हमको आउटपुट ज्यादा मिलता है, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल।
तो लेबर एंड मैनेजमेंट इज स्पेशलाइज इन एक्टिविटीज मोर, तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन होता है, इसलिए तो क्या होता है इकोनॉमी ऑफ स्केल होता है, तो ये सही है। एज द लार्ज इनपुट बाय द फर्म गेट फाइनेंस एट अ लो कॉस्ट, यहाँ पे फर्म को इजीली लो कॉस्ट में इंटरेस्ट मिल जाता है, एंड इनपुट की प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि वो ज्यादा क्वांटिटी परचेस करते हैं एट अ लो प्राइस, इसलिए इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, तो ये भी सही है। द फर्म कैन अफोर्ड एम्प्लॉय मोर सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे हम अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बेहतर टेक्नोलॉजी लाते हैं, ये भी सही है, मतलब हमारा आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, द प्रोडक्शन फंक्शन। आ गया हमारा वापस से प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन वापस से एक से मिनट के अंदर क्विक रिवीजन। प्रोडक्शन फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो रिलेशनशिप बताता है इनपुट और आउटपुट का। मेरा इनपुट मतलब होता है कैपिटल प्लस लेबर, वो होता है इंडिपेंडेंट, उससे बनता है मेरा आउटपुट। तो प्रोडक्शन क्या है, इज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ इनपुट यूज रिजल्टिंग इन क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। हाँ जी सही है। टेल अस द मैक्सिमम अटेनेबल आउटपुट, ये भी सही है कि ये बताता है कि कितना मैक्सिमम आउटपुट होगा। एक्सप्रेस द टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट का रिलेशनशिप बताता है, ये भी सही है, तो आंसर आएगा डी। ओके नेक्स्ट, द प्रोडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब बिलो एग्जिबिट्स। ओके, अब यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस कैसी दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, ये नंबर ऑफ वर्कर है सर, ये देखोगे आप बोलोगे सर प्रोडक्शन बढ़ रहा है 30, 40, 50, अरे ऐसे नहीं देखा जाता बेटा प्रोडक्शन प्रोसेस को। यहाँ पे हमको टीपी को, ये मेरा आउटपुट मतलब क्या हो गया, ये मेरा टीपी हो गया। टीपी को देख के हम नहीं बताएंगे कि हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब हम स्टेज नंबर 1 इंक्रीजिंग रिटर्न है, डिक्रीजिंग रिटर्न है कि नेगेटिव रिटर्न है। हम इसमें क्या यूज करते हैं, एमपी यूज करते हैं। तो पहले मैं देखो कितने से बड़ा, 23 से बड़ा। दूसरे में देखो 40 माइनस 23 करोगे तो क्या आएगा, 17 आएगा। तीसरे में 50 माइनस 40 करोगे, अरे सर यहाँ पे तो एमपी कम 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 होते जा रहा है, तो ये तो कौन सा फेज है सर, जब एमपी कम होता है तो वो डिक्रीजिंग रिटर्न वाला फेज आता है। ठीक है, तो उसको डिक्रीजिंग रिटर्न या तो डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट आएगा, ये इंक्रीजिंग रिटर्न गलत है, इंक्रीजिंग गलत है और ये भी गलत है, आंसर आएगा बी। ठीक है, 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेरिएबल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन के अंदर वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट मतलब ऐसा कॉस्ट जो क्या होता है प्रोडक्शन के बढ़ने से बढ़े और प्रोडक्शन के कम होने से कम हो जाए, जो हमारा चेंज होता है विद द चेंज इन द प्रोडक्शन। तो रेंट ऑफ अ फैक्ट्री, रेंट क्या होता है भाई, फिक्स्ड होता है। वेजेस पेड टू द फैक्ट्री लेबर, यहाँ पे जो वेजेस होता है ये क्या होता है, ये हमारा वेजेस लेबर, अगर लेबर ज्यादा वेजेस ज्यादा, लेबर कम वेजेस कम। ठीक है, तो ये हमारा वेरिएबल हुआ। फिर नेक्स्ट वाला होता है इंटरेस्ट पेमेंट। भाई बेटा जी जितना आपने अमाउंट बोरो किया हुआ है उतना ही तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब एक बार आपने 1 करोड़ रुपए पे ले लिए, बोरो कर लिया, तो 1 करोड़ के ऊपर का इंटरेस्ट क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, तो ये मेरा फिक्स है। पेमेंट ऑफ लीज फॉर द फैक्ट्री इक्विपमेंट, आपने फैक्ट्री इक्विपमेंट को कैसे लिया, लीज पे, लीज का मतलब वन काइंड ऑफ रेंट ही हो गया, तो रेंट भी आपका क्या होता है, फिक्स होता है, तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, आंसर आएगा 57 में बी। ठीक है, the efficient scale of production is the quantity of output minimized. Efficient scale of production is the quantity of output that minimizes. देख बेटा यहाँ पे efficient scale of production, efficient कब कहलाया जाता है, जब quantity of output that क्या करती है, मिनिमाइज। मिनिमाइज क्या करती है, अरे बेटा जहाँ पे प्रोडक्ट आउटपुट ज्यादा मिलता है और जहाँ पे कॉस्ट कम आती है उसी को तो बोलते हैं इफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा और उसको उस पे लगने वाली कॉस्ट कम। तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे क्या आएगा, द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट मिनिमाइज एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट आएगी बेटा बताओ, यहाँ पे कौन सी कॉस्ट आने वाली है। तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे टोटल कॉस्ट की बात है तो कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कॉस्ट क्या होनी चाहिए, टोटल कॉस्ट हमारी कम होनी चाहिए। भाई यहाँ पे टोटल कॉस्ट नहीं दे रखी है, हमको एवरेज में दे रखी है, तो क्या करो, एवरेज में दे रखी है तो टोटल कॉस्ट का एवरेज कर दो, तो एवरेज टोटल कॉस्ट, तो आंसर आएगा बी। ठीक है, तो वापस से मैं बता दूं, आंसर याद नहीं रखना, सिंपल है कि जहां पे एफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन मतलब बहुत अच्छा प्रोडक्शन कब कहलाया जाता है, कोई बंदा जैसे आप, सपोज आप और आपका फ्रेंड है, आप ये एमसीक्यू अगर सेल्फ करने बैठते हो, ठीक है, मेरा पूरा रिवीजन करने के बाद आप पूरा सेल्फ करने बैठते हो और एक एमसीक्यू को आप 1 मिनट में पढ़ाते हो, इस तरह से टोटल 84 एमसीक्यू है, उसको सपोज एज्यूम कर लेते हैं कि आप 1.5 घंटे में खत्म कर लेते हैं। आपका दूसरा फ्रेंड वही एमसीक्यू को वापस से 5 घंटे में खत्म कर रहा है, आपने कितने घंटे खत्म किया, 1.5 घंटे, उसने कितने घंटे में, 5 घंटे में। तो किसकी इफिशियंसी ज्यादा है, आपकी इफिशियंसी
ज्यादा है, ठीक है। तो इसको हमें क्या बोलूंगा कि आप ज्यादा आउटपुट कम कॉस्ट के अंदर कम टाइम में क्या कर रहे हो, फिनिश करते हो, वो आपकी इफिशियंसी हुई। तो यहाँ पे इफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज कब होता है, जब हमारा टोटल कॉस्ट क्या आता है, कम आता है। प्रोडक्शन ज्यादा, कॉस्ट कम, कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट कम, ठीक है। ओके, इजी। नेक्स्ट 59। 59 के अंदर क्या है, इन अ शॉर्ट रन द फॉर्म्स प्रोडक्ट कर्व शोज दैट। अब वापस से यहाँ पे शॉर्ट रन है, तो शॉर्ट रन का प्रोडक्शन कॉस्ट मैं फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। शॉर्ट रन के अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है, तो यहाँ पे एपी, यहाँ पे एमपी बढ़ता है, और उसके बाद ये एमपी बढ़ता है तो एपी भी बढ़ता है। लेकिन जहाँ पे एपी का क्या आता है, मैक्सिमम होता है, वहां पे ये इसको इंटरसेक्ट करता है, ये हमारा स्टेज नंबर 1 होता है। यहाँ पे हमको कैसा रिटर्न मिलता है, इंक्रीजिंग। यहाँ पे जो टीपी होता है, जो हमारा टीपी होता है, टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, वो क्या होता है, इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट। यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज एट अ इंक्रीज रेट, इसको बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं या तो इस स्टेज में, इस स्टेज को, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहाँ पे एमपी क्या होता है, एमपी उसके मैक्सिमम पे होता है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसका मैक्सिमम है, तो यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, ये हमारा स्टेज नंबर 1 है। स्टेज नंबर 2 के अंदर क्या होता है, एमपी गिरने लगता है, एमपी क्या होने लगता है, गिरने लगता है, और ये गिरता है तो टीपी क्या होता है, टीपी बढ़ता ही है बेटा, बट कौन से रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। तीसरा जो स्टेज होता है, स्टेज नंबर 3, वहां पे क्या होता है, एमपी इज बिलो जीरो। यहाँ पे क्या होता है, एमपी जीरो होता है स्टेज नंबर 2 में, और स्टेज नंबर 3 में एमपी बिलो जीरो होता है। जब एमपी बिलो जीरो होता है तो टीपी क्या होता है, टीपी का डाउनफॉल चालू हो जाता है, ठीक है। ये हमारा कर्व था। ओके, अब देखो, इन द शॉर्ट रन फॉर्म्स प्रोडक्ट कर्व शोज दैट द टोटल प्रोडक्ट बिगिन टू डिक्रीज, टीपी begin to decrease when the average product begin to decrease but continues to increase at a decreasing rate. Total product begin to decrease when the AP begin to decrease but continues to increase at a decreasing rate. हाँ जी, ये तो बात सही है। हमारा क्या होता है, when the average product क्या होता है, जब ये डिक्रीज होता है, एवरेज प्रोडक्ट जब डिक्रीज होता है तो ये टीपी बढ़ता तो है बट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। एक मिनट, ये क्या हुआ, ओके। When the MP is equal to AP, average product is decreasing. अरे, जब MP equal to AP होता है तब AP क्या होता है, AP उसके मैक्सिमम पे होता है। AP डिक्रीज थोड़ी होता है, AP का वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, तो AP इज डिक्रीजिंग, ये तो गलत है। When the MP कर्व कट द AP फ्रॉम बिलो, अरे बिलो से कहां से कट करता है, यहाँ पे आप साफ साफ देखते हैं कि MP AP को ऊपर से काटता है, नीचे से नहीं काटता, तो ये भी गलत है। द स्टेज 2, इन द स्टेज टू मैंने क्या बताया था, ये स्टेज 2 है। स्टेज 2 में एमपी जाके कहां तक जाता है, जब तक वो जीरो नहीं हो जाता। इन द स्टेज 2 द टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड रीचेस द मैक्सिमम एट द एंड ऑफ दिस स्टेज। ये भी हमारा आंसर सही है। इन स्टेज 2 द टोटल प्रोडक्ट, टीपी क्या होता है, टीपी डिक्रीज होता है, और वो क्या होता है, एट अ TP increases at a diminishing rate and reaches to the maximum at this stage। तो ये आंसर क्या है, ये आंसर भी हमारा सही है। तो बेटा जी फर्स्ट वाला क्या बोला है, टोटल प्रोडक्ट बिगिन टू डिक्रीज, अरे यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बेटा जी, यहाँ पे ना टीपी जो होता है ना, इंक्रीज होता है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। यहाँ पे अरे, यहाँ पे क्या हो रहा है, टीपी डिक्रीज नहीं, टीपी इंक्रीज होता है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, इसलिए गलत है, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। कब, जब एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब एवरेज प्रोडक्ट कम होता है तब टीपी, यहाँ पे टीपी बढ़ता तो है, टीपी इंक्रीज तो होता है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। कब, जब एपी क्या होता है, कम होता है, तब टीपी बढ़ता है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, इसलिए ये आंसर भी गलत है। तो ये वाला आंसर हमारा सही है। इसमें क्या होता है, जब जब क्या होता है, एमपी स्टेज नंबर टू के अंदर एमपी जीरो होता, उस स्टेज पे टीपी का क्या आता है, टीपी आता है मैक्सिमम पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पे पहुंच जाता है कौन, टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, डी, ठीक है। ओके जी। 60, फिक्स इनपुट इज डिफाइंड। फिक्स इनपुट का क्या होता है, फिक्स इनपुट जो क्या होता है कि उसको प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं होता, जीरो प्रोडक्शन तो भी उतनी अमाउंट, 1000 का प्रोडक्शन तो भी उतनी अमाउंट, 10,000 का प्रोडक्शन तो भी उतनी अमाउंट, ठीक है। शट डाउन का दो तो भी आपको पे तो करना ही पड़ेगा।
द इनपुट हुज क्वांटिटी कैन क्विकली चेंज, क्या क्विकली चेंज हो सकता है क्या, नहीं, फिक्स इनपुट में क्विकली चेंज ही नहीं होती, तो ये गलत है। द इनपुट हुज क्वांटिटी कैन नॉट क्विकली चेंज इन द शॉर्ट टर्म इन रिस्पॉन्स टू द डिजायर ऑफ कंपनी टू चेंज इट्स प्रोडक्शन, सही है, ये जिसकी क्वांटिटी चेंज नहीं होती शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, फिक्स इनपुट की फिक्स इनपुट जो होता है वो मेरे फिक्स्ड ही रहते हैं, शॉर्ट रन में फिक्स इनपुट क्या होते हैं, फिक्स्ड रहते हैं, वो चेंज नहीं होते, तो ये आंसर सही है। द इनपुट हुज क्वांटिटी कैन इजिली बी चेंज, ये तो गलत है। द इनपुट हुज डिमांड कैन इजिली चेंज इन रिस्पॉन्स टू द डिजायर ऑफ द इंक्रीज और रिड्यूस इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ये भी गलत है। तो आंसर क्या आएगा बेटा जी, आंसर आएगा बी, 60 के अंदर आएगा बी, ठीक है जी। ओके नेक्स्ट 61 एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला हुआ है कि द एवरेज प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज एपी, एपी का मतलब क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट मतलब होता है टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय लेबर, लेबर कैसा फैक्टर होता है, वेरिएबल फैक्टर होता है। बेटा जी एक चीज याद रखना, मैं आपको आउट ऑफ द बॉक्स एक और चीज सिखाता हूँ, ये हमारा एवरेज प्रोडक्ट हो गया जिसमें हम डिवाइड किससे करते हैं, लेबर फैक्टर से करते हैं। लेबर क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर होता है, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट की जगह एवरेज कॉस्ट लिखा होता तो एवरेज कॉस्ट लिखा होता तो यहाँ पे होता है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय, बताओ क्या आएगा, प्रोडक्शन यूनिट, क्या आएगा, प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट मतलब मेरा टोटल क्या आएगा, आउटपुट, टोटल आउटपुट। बेटा जी यहाँ पे अगर अगर यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू की बात की होती है, किसकी, एवरेज रेवेन्यू, तो यहाँ पे क्या था, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय, बताओ क्या आएगा, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय यूनिट सोल्ड, ठीक है। ये आपको डिफरेंस समझना है तीनों एवरेज के अंदर, कि जब रेवेन्यू की बात, जब एवरेज रेवेन्यू की बात की तो यूनिट सोल्ड से डिवाइड करते हैं, जब कॉस्ट की बात की हो तो प्रोडक्शन आउटपुट से डिवाइड करते हैं, और जब एवरेज प्रोडक्ट की बात की हो तो हम लेबर फैक्टर से ही डिवाइड करते हैं। ओके अब आते हैं यहाँ पे, एवरेज प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, एवरेज प्रोडक्ट को आप क्या बोलेंगे, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट, ये तो गलत है, टोटल कॉस्ट से थोड़ी डिवाइड किया हमने, तो लेबर वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड किया। टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट गलत है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, वेरिएबल इनपुट, ये आंसर सही है। द मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल प्रोडक्ट से डिवाइड करते हैं क्या यहाँ पे, नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, कौन सा आंसर आएगा, सी आएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है, आफ्टर द इन्फ्लेक्शन ऑफ पॉइंट, इन्फ्लेक्शन ऑफ पॉइंट मतलब क्या था, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो क्या होते हैं उसके मैक्सिमम पॉइंट पे होते हैं, वहां पे क्या आता है, पीओआई ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन, ग्रेटर यूज ऑफ द वेरिएबल इनपुट इंड्यूसेस रिडक्शन इन द मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। ओके तो यहाँ पे बोला है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद जितना ज्यादा आप क्या करते हैं, वेरिएबल इनपुट को यूज करते हो, आपका क्या होता है, एमपी और रिड्यूस होता है, हाँ, क्योंकि पीओआई तक क्या होता है, पीओआई तक हमारा जो कर्व होता है उसके अंदर ये मेरा एमपी, इसको मैं चलो चार्ट पर बनाता हूँ, यहाँ पे क्या होता है, ये मेरा एमपी ये बढ़ता है, फिर ये क्या होगा, ये मेरा एपी, ठीक है, और ये मेरा टीपी। तो जब इसका यहाँ पे ये स्टेज नंबर 1 है, स्टेज नंबर वन में क्या होता है, स्टेज नंबर, ये मेरा एपी है, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट। यहाँ पे इन्फ्लेक्शन ऑफ पॉइंट किसको बोलते हैं, जहाँ पे एमपी मैक्सिमम पर होता है, यहाँ पे जहाँ पे एमपी, या तो एक काम करो इसको थोड़ा सा एमपी का मैक्सिमम, एमपी का मैक्सिमम कौन सा स्टेज दिख रहा है, थोड़ा सा और बढ़ा दें, ये इसका मैक्सिमम है, तो ये इसको बोलेंगे पीओआई। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पीओआई तक एमपी क्या होता है, इंक्रीज होता है, पीओआई के बाद एमपी क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो ये आंसर सही है, हाँ जी सही है। बिफोर रीचिंग टू द इनविटेबल पॉइंट ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ऑब्टेन कैन इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट, हाँ जी ये तो मैंने आपको बताया अभी कि यहाँ पे क्या होता है, जब आप ये हम पीओआई तक पहुंचते हैं तब तक हमारा क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, लेकिन अब पीओआई के बाद ये इंक्रीज तो होता है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट से होता है, और जब क्या होता है यहाँ पे ये स्टेज नंबर 2 पे जब इसका मैक्सिमम होता है तब टीपी का भी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और उसका टीपी क्या होता है, रिड्यूस होता है।
तो ये आंसर भी सही है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टू द रेंज इन द एपी इज इंक्रीजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ यूटिलाइजिंग इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट। यहाँ पे एपी भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। हाँ जी, एपी भी इंक्रीज ही हो रहा है, और फिर इसके बाद ये मैक्सिमम आता है और फिर ये डिक्रीज होता है। तो ये आंसर सारे सही है, आंसर आएगा आपका बी। ठीक है, ओके। 63 द मार्जिनल प्रोडक्ट मैथमेटिकली इज द स्लोप ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। अरे बेटा जी, मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे बनता है? यूनिट, यूनिट नहीं, लेबर, लेबर 1 2 3 टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट। एक लेबर ने बनाया 100, दूसरे ने बनाया 210 और तीसरे ने बनाया 330। एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे आएगा? तो यहाँ पे कितना ऐसे इंक्रीज हुआ, पहले का एमपी वही का वही रहता है, क्योंकि जीरो लेबर होंगे तो जीरो प्रोडक्शन, मतलब ये एमपी यहाँ पे 100 आया। दूसरे में 210 माइनस 100 तो यहाँ पे कितना आता है 110। तीसरे में क्या आता है, यहाँ पे आएगा 3 में से गया 2, 3 में से गया 120। ये एमपी, एमपी किसको बता रहा है? ये बता रहा है टीपी को। तो स्लोप ऑफ द टोटल प्रोडक्ट का, ठीक है, तो ये टीपी किस रेट से बढ़ता है वो एमपी बताता है। यहाँ पे एमपी क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, मतलब मेरा टीपी का जो स्लोप होगा वो कंटिन्यूस इंक्रीज होगा। ओके, चलो, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, क्वेश्चन फटाफट जोश से कंप्लीट करने हमको। क्वेश्चन नंबर 64। Suppose the first 4 unit of variable input generated from the corresponding total output. Total output दे रखा हुआ यूनिट 1 2 3 4। टोटल प्रोडक्ट कितना है? टोटल प्रोडक्ट है हमारा, टोटल प्रोडक्ट कितना है 200 350 450 एंड 500। द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज, अब यहाँ पे इनपुट पूछा हुआ है, ये मैंने क्या किया है, ये मैंने क्या किया है, ये मैंने क्या किया, इसको एक काम करो, ठीक है। यहां पे क्या बोला हुआ है, यहां पे बोला हुआ है कि यहां पे पहले यूनिट का कितना दिया है 200, टोटल प्रोडक्ट 350 से 450 और लास्ट में है 500। एमपी, एमपी फाइंड आउट करना है बेटा जी, एमपी फाइंड आउट करेंगे। पहले का कितना आएगा, यहाँ पे 50 आएगा, 50 आएगा क्या, नहीं 150 है, तो यहाँ पे आएगा 100, 500 माइनस 450 करेंगे तो 50। ये मेरा एमपी आ गया। कौन से यूनिट का बोला है? थर्ड यूनिट का बोला है। थर्ड यूनिट क्या है? तो थर्ड यूनिट ये रहा। थर्ड यूनिट का क्या बोला हुआ है? एमपी। एमपी क्या है? 100। तो आंसर क्या आएगा? बी, 64 का बी, 64 का बी। हो, बताओ मजा आ रहा है ना बेटा? डिटेल मैनर के अंदर हम डिस्कशन कर रहे हैं। मैंने आपको बोला था ऐसा डिटेल रिवीजन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा जो मैं आपको करवाने वाला हूं। आपको कंसेप्ट के साथ सारे एमसीक्यू क्लियर होंगे, आपको एग्जाम तक क्या होगा इसको देखना नहीं पड़ेगा। ओके, आप क्या करना, पहली बार इसको डिटेल में देखना, दूसरी बार के अंदर अगर आप मेरा वीडियो देखो तब क्या करना, आप मेरा पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं, जहां पे आप अटको सिर्फ उतना ही वीडियो आपको देखना है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं करने के लिए, इसलिए हमको टाइम को बचाना है। Which of the following statement is false with respect to fixed cost? अरे बेटा, फिक्स कॉस्ट उसके रिलेशन में क्या गलत है? फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट से अटैच होती है। फिक्स कॉस्ट अगर शॉर्ट रन के अंदर, फिक्स कॉस्ट शॉर्ट रन के अंदर फिक्स रहती है और लॉन्ग रन के अंदर क्या होती है? चेंज होती है। As the fixed input of a firm cannot be changed in the short run, total fixed costs are constant except when the price of, बेटा जी ये क्या बोला? एक्सेप्ट व्हेन द प्राइस ऑफ द इनपुट चेंज, मतलब क्या होता है, मैंने एक दुकान भाड़े पे ली, उस दुकान का भाड़ा कितना था? 20,000 रुपए पर मंथ, 20,000 रुपए पर मंथ। क्या फिक्स कॉस्ट में हिस्से में? लेकिन मालिक ने क्या किया, अगले साल उसका रेंट कर दिया 22,000। अब मेरी फिक्स कॉस्ट चेंज हुई क्यों नहीं हुई? हाँ, बट क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर उसकी प्राइस महंगी हो गई। तो हाँ, फिक्स कॉस्ट वैसे फिक्स रहती है, लेकिन हाँ होगा उसकी कॉस्ट बढ़ जाए, रेंट बढ़ जाए, तो ऑफकोर्स उसको आप ये नहीं बोलोगे कि मेरी फिक्स वेरिएबल हो गई, क्योंकि फिक्स की प्राइस बढ़ गई है इसलिए वो ज्यादा चेंज हुआ है। ठीक है, वैसे तो वो फिक्स्ड ही है, तो ये आंसर सही है। फॉल्स पूछा हुआ है तो ये तो फॉल्स, ये तो ट्रू है, ये आंसर तो ट्रू है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि हमको फॉल्स पूछा है। द टोटल फिक्स कॉस्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन द प्रोडक्शन इज स्टॉप, ये भी सही है कि आपका जो प्रोडक्शन है ना शॉर्ट रन के अंदर, प्रोडक्शन अगर आप रोक भी दोगे ना तो भी आपको फिक्स कॉस्ट तो पे करनी, बट दे एग्जिस्ट इन द लॉन्ग रन।
दे एग्जिस्ट इन द लॉन्ग रन इवन व्हेन द प्रोडक्शन इज नॉट स्टॉप। अरे बेटा लॉन्ग रन के अंदर वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं होता। वहां पे सारी कॉस्ट कैसी होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। क्या तो यहाँ पे क्या फिक्स कॉस्ट होगी, क्या एग्जिस्ट होगी लॉन्ग रन के अंदर? लॉन्ग रन के अंदर टोटल क्या फिक्स कॉस्ट देखने को मिलेगी? नहीं, तो ये आंसर गलत है। ओके, ये बाकी आंसर भी देखते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट कैन बी डिफाइंड एज टोटल सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ ऑल फिक्स इनपुट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होता है? ऑल फिक्स इनपुट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन। हाँ जी, ये सही है। डी, इन द शॉर्ट रन फर्म्स फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी एस्केप। हाँ जी, ये तो सही है। हम अपने फिक्स कॉस्ट को एस्केप नहीं कर सकते। अगर हम अपनी दुकान को अगर बंद भी कर देना तो भी आपको रेंट तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये भी आंसर सही है। ये आंसर ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। फॉल्स कौन सा है? ये वाला है। तो आंसर, क्योंकि हमको फॉल्स पूछा था, तो हमारा आंसर आएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 बेटा थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा होगा, थोड़ा काम चल रहा है, थोड़ा सा बियर करना, फोकस करना मेरी आवाज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 66, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न फॉर द फर्स्ट 4 रिटर्न। कौन सा पूछा हुआ है? डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न पूछा हुआ है। डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है? डिमिनिशिंग मतलब जहां पे आप एडिशनल 1 यूनिट लाते हो, उससे क्या होता है? आपका प्रोडक्शन क्या होता है? कम 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 होता है। यहाँ पे फर्स्ट 4 यूनिट ऑफ आउटपुट, यहाँ पे हमने क्या किया? देख बेटा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम यूनिट, एक मिनट, यहाँ पे हमने यूनिट 1 2 3 4। अब एमपी निकालो। एमपी क्या आएगा? 0 0 डी 0। या यहाँ पे डिमिनिशिंग हुआ क्या? नहीं, तो ये वाला आंसर गलत है। फिर सेकंड वाला 50 110, ये वाला, तो ये यहाँ पे ये मेरा क्या है? टीपी। अब टीपी के ऊपर से क्या निकालेंगे? एमपी निकालो। पहले में क्या आएगा? इसमें आएगा 16, इसमें क्या आएगा? 17, और इसमें आएगा और 16 में से 8 गया 8 80। तो क्या ये डिमिनिशिंग हो रहा है? क्या नहीं, ये तो 60 70 80 बढ़ रहा है। तो ये आंसर भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट वाला है 50 100 150 ईयर। तो टोटल प्रोडक्ट दिया 50 100 150 200। इसका क्या निकालेंगे? एमपी निकालो। यहाँ पे पहले का आएगा 50, दूसरे का आएगा 50, तीसरे का आएगा 50। क्या ये डिक्रीज हो रहा है? क्या नहीं, ये भी गलत है। लास्ट वाला 50 90 120 40। तो यहाँ पे टीपी हमने लिखा 50 90 120। इसका क्या निकालेंगे? एमपी निकालेंगे। एमपी निकालो। इसका क्या आएगा? 40, इसका क्या आएगा? 30, इसका क्या आएगा? 20। क्या ये प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है? हाँ, ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। हमको डिमिनिशिंग ही बोला था, मतलब कि जो कौन सा कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। तो ये वाला आएगा आंसर सही सही सही, एकदम इजी बेटा। इतने ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या होता है? हमारी गंगा पार लग जाती है। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूंगा भाई बेटा, इकोनॉमिक्स जो ऐसा सब्जेक्ट है कि वहां पे 60 प्लस टारगेट रखना कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप इकोनॉमिक्स को अच्छे से सीखो, कंसेप्चुअली समझो, तो इकोनॉमिक्स में अंदर 60 प्लस लाना कोई बड़ी बात नहीं है। यूज ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम टू आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अच्छा, यहाँ पे हमको क्या दे रखा है? टोटल प्रोडक्ट दे रखा हुआ है, ये टोटल प्रोडक्शन दे रखा है जी। हाँ जी, दे रखा हुआ है। अब इसके अंदर क्या बोल रखा है? इसके अंदर बोल रहा है कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ, अब यहाँ पे बोला हुआ है एमपी। क्या बोला है? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी। एमपी हमको बोला हुआ है ऑफ द थर्ड यूनिट। तो देखो, ये मेरा थर्ड यूनिट ऑफ लेबर, तो ये थर्ड यूनिट ऑफ लेबर है। तो यहाँ पे एमपी क्या है? एमपी है ये 20। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ये हमारा ये टीपी। मैंने क्या किया? फॉर सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे ऐसा बना दिया। आपको अगर ऐसे करना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे हम? ये टीपी दे रखा है। टीपी पहले यूनिट का कितना दे रखा है? 6। तो पहले यूनिट का 6, दूसरे यूनिट का कितना दे रखा? 14, ये 14, तीसरे यूनिट का 20, ये 20, चौथे यूनिट का 24, ये 24, और पांचवें यूनिट का कितना है? पांचवें यूनिट का है 25, ये 25, और छठे यूनिट का भी लिख देते हैं। छठे यूनिट का वापस से कितना हो गया? 20। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसके ऊपर से एमपी निकालो। तो यहाँ पे जैसे सेकंड यूनिट का, फर्स्ट का तो 6 का 6 ही रहता है, सेकंड का 14 माइनस 6 करोगे तो 8 6 8 आएगा। फिर 20 माइनस 14 करोगे, 20 माइनस 14 करोगे तो क्या आएगा? 6। देन 24 माइनस ये करोगे तो 4, 25 माइनस 24 1, 20 माइनस 25 ये आएगा माइनस में 5। ये मेरा एमपी आ गया। हाँ, अब पूछा क्या है? यहाँ पे एमपी पूछा हुआ है। एमपी कौन से यूनिट का? थर्ड। तो एमपी देखो और उसमें थर्ड यूनिट,
तो ये मेरा थर्ड यूनिट का एमपी, एमपी क्या है 6 है, तो आंसर क्या आएगा 6, ठीक है। एंड एमपी ऑफ द डैश इज नेगेटिव, एमपी कौन सा, एमपी कौन से लेबर पे नेगेटिव है, तो ये एमपी कौन से यूनिट पे नेगेटिव है, वो भी छठे पे है। वाओ, तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6, तो यहाँ पे कौन सा आएगा 6 6 ये रहा 6 एंड 6। ओके ओके, देखने में क्वेश्चन ऐसा लगता है लेकिन कंसेप्चुअली समझो इजी लगेगा रे। चलो, इन द थर्ड ऑफ 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, बेटा जी 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया शॉर्ट रन के अंदर। शॉर्ट रन की बात हो रही है, हाँ जी शॉर्ट रन की बात हो रही है, यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न एंड लास्ट आता है नेगेटिव रिटर्न। थर्ड स्टेज की बात हो रही है, तो यहाँ पे स्टेज नंबर 3 की बात हो रही है, जहां पर रिटर्न क्या मिलता है, नेगेटिव रिटर्न मिला। इन द थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन द मार्जिनल प्रोडक्ट हैज अ पॉजिटिव, नहीं पॉजिटिव तो यहाँ पे ही होता है और यहाँ पे होता है, इस स्टेज में तो क्या होता है वो जीरो के नीचे चले जाता है। मार्जिनल प्रोडक्ट लाइज कंप्लीटली बिलो द एवरेज प्रोडक्ट, नहीं कंप्लीटली बिलो तो डिमिनिशिंग में भी देखने को मिलता है, तो ये आंसर भी गलत है क्योंकि थर्ड स्टेज की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, द प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। थर्ड स्टेज में तो नेगेटिव रिटर्न मिला, तो ये भी गलत है। मार्जिनल प्रोडक्ट इज पॉजिटिव और मार्जिनल प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, रुको 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 रुको, क्या कर दिया मैंने, कुछ गलत कर दिया। मार्जिनल प्रोडक्ट लाइज कंप्लीटली बिलो द एवरेज प्रोडक्ट, देख बेटा एक मिनट, मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव कौन सा स्टेज में, थर्ड, क्या ये पॉजिटिव होता है, नहीं। टीपी इंक्रीज होता है क्या, नहीं। द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व इज पॉजिटिव स्लोप, नहीं, ये वाला सॉरी ये वाला आंसर सही है। द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व लाइज कंप्लीटली बिलो द एवरेज प्रोडक्ट कर्व, मतलब क्या होता है थर्ड स्टेज के अंदर, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ये मेरा एमपी है और ये मेरा एपी है, और जब थर्ड स्टेज यहाँ पे होता है वहां पे क्या होता है, ये एपी के नीचे ही होता है, ठीक है, एमपी एपी से नीचे ही आता है, तो ये वाला आंसर आएगा 68 के अंदर, आपका बी आंसर सही आएगा, ठीक है ठीक है, क्योंकि बाकी के आंसर क्या है, बाकी के आंसर आपके गलत हैं। यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप नहीं होता, इंक्रीज नहीं होता, पॉजिटिव नहीं होता, तो हमारे पास एक है बी वाला, और वो भी मैंने आपको रीजन बता दिया। ओके, 69 में क्या बोल रहा है, व्हेन द मार्जिनल कॉस्ट आर बिलो एवरेज टोटल कॉस्ट, मतलब व्हेन द मार्जिनल कॉस्ट आर बिलो, अब ये कॉस्ट की बात हो रही है बेटा जी, कॉस्ट कंसेप्ट की बात, कंसेप्ट के अंदर क्या होता है, कॉस्ट कंसेप्ट में क्या होता है, कॉस्ट के अंदर क्या होता है, शुरू के अंदर जब मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। यहाँ पे देख बेटा मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है शुरू में, क्योंकि एफिशिएंसी, अब इसको मैं आपको लिंक करवाता हूँ, हमारा प्रोडक्शन फंक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन, शुरू में क्या होता है इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, तो प्रोडक्शन ज्यादा होता है, इसलिए पर लेबर की कॉस्ट कम 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 आती है, इसलिए यहाँ पे क्या होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के बढ़ने से कम होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, ये मिनिमम कौन से स्टेज पे आती है, मिनिमम पे आती है, और फिर अगर और आपने प्रोडक्शन किया तो ये क्या होती है इंक्रीज होती है। जब एसी मिनिमम पे होता है तो एमसी उसको नीचे से कट करता है। Okay. When the marginal costs are below the average total cost, average fixed costs are rising. सर एवरेज फिक्स कॉस्ट आर राइजिंग कैसे हो सकता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट तो कभी बढ़ ही नहीं सकता, एवरेज फिक्स कॉस्ट का तो नेचर ही होता है, वो क्या होता है विद द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन वो कम 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 ही होता रहता है, तो ये तो आंसर गलत है। एवरेज टोटल कॉस्ट आर फॉलिंग, यहाँ पे जब व्हेन द मार्जिनल कॉस्ट इज बिलो द टोटल कॉस्ट, बिलो द एवरेज टोटल कॉस्ट, यहाँ पे क्या बोला एवरेज टोटल कॉस्ट आर फॉलिंग, तो यहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट क्या हो रहा है फॉल हो रहा है, हाँ, और ये मार्जिनल कॉस्ट भी क्या है उसके कम है, तो एवरेज टोटल भी क्या हो रहा है कम हो रहा है, हाँ जी ये आंसर सही है। एवरेज टोटल कॉस्ट राइजिंग, नहीं, जब एमसी का इससे नीचे है तो एवरेज कॉस्ट कम ही हो रही है, तो ये आंसर गलत है। एवरेज टोटल कॉस्ट इज मिनिमाइज, जब क्या हो रहा है, जब नहीं, एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमाइज कहाँ पे होता है, जब एमसी इज इक्वल टू एसी होता है, तब एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होता है मिनिमाइज होती है। एवरेज टोटल कॉस्ट इस स्टेज पे मिनिमाइज होती है जब क्या होता है दोनों इक्वल होते हैं, जब एमसी नीचे होता है तब तक एसी का भी डाउनफॉल ही चल रहा होता है। तो कौन सा आंसर आएगा आपका 69 का आएगा बी, 69 का आएगा बी। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, द फॉर्म्स, बस बेटा 20-25 मिनट और मैक्सिमम 20 मिनट, इसके अंदर सारे एमसीक्यू मेरे खत्म हो जाएंगे। जैसा मैंने आपको वादा किया था मैं आपको डिटेल मैनर के अंदर करवा रहा हूं। आप कमेंट में लिखो प्लीज कि आपको कैसा लग रहा है।
डिटेल मैनर में हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपका एक कमेंट क्या करता है, इतनी मेहनत, मेरे को एक अच्छी सी स्माइल आती है चेहरे के ऊपर जब आप एक अच्छा सा कमेंट लिखते हो। तो एक प्यारा सा कमेंट लिखो और मेरी मेहनत को थोड़ा सा आप क्या करो, सराहना करो। अगर आपको अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा तो भी लिखो कि क्यों नहीं अच्छा लगा, मालूम तो पड़े। वैसे मुझे मालूम है कि आप ऐसा करने वाले नहीं हो, फिर भी लिखना जरूर। सर क्वेश्चन नंबर 17, फॉर्म्स लॉन्ग रन फॉर्म्स लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इज, किसका पूछा है, लॉन्ग रन का एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व पूछा है। पहले मैं आपको फटाफट बता दूं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होता है। तो ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या होता है, हमारा कुछ इस शेप का होता है। ये कैसा होता है, इसको हम बोट शेप भी बोलते हैं। कौन सा शेप बोलते हैं, बोट शेप, क्योंकि इसका बोट का आकार का होता है। इसका एनवलप कर्व भी बोलते हैं। एनवलप कर्व क्यों, क्योंकि ये सारे शॉर्ट रन के एवरेज कॉस्ट को अपने अंदर समा लेता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट रन का इसको एनवलप कर्व भी बोलते हैं, इसको बोट शेप भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जब ये फॉलिंग होता है ना, तो ये शॉर्ट रन के फॉलिंग पार्ट को टेंजेंट करता है, शॉर्ट रन के फॉलिंग पार्ट को टेंजेंट करता है। जब ये राइज होता है ना, तो शॉर्ट रन के राइजिंग पार्ट को टेंजेंट करता है। लेकिन जब ये मिनिमम स्टेज पे होता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, तब ये कोई प्लांट का होगा, शॉर्ट रन का प्लांट का होगा, उसके भी मिनिमम पॉइंट को टच करा होगा। लॉन्ग रन के अंदर जो लॉन्ग रन का मिनिमम पॉइंट होता है, वहां पे शॉर्ट रन कोई एक प्लांट का भी क्या होता है, शॉर्ट रन का एवरेज मिनिमम कॉस्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हुआ। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट डज नॉट मीन ओनली वन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट विच इज ऑप्टिमम, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट शॉर्ट कॉस्ट। याद रखना, ये जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है ये किससे बनता है, ये अलग 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 शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, फॉलिंग पार्ट पे फॉलिंग को टच करेगा और राइजिंग पार्ट पे राइजिंग के कर्व को टच करेगा। लेकिन जब ये मिनिमम पे होगा तब कोई एक, सिर्फ एक और एक शॉर्ट रन का क्या होगा, मिनिमम पॉइंट टच हो रहा होगा। इट डज नॉट मीन्स, यहाँ पे ये मैंने आपको जैसे ये बोला, जैसे ये थर्ड यूनिट का भी क्या है, एवरेज है। तो ये इसका शॉर्ट रन का एवरेज को हम ये एलएसी को नहीं बोलेंगे। एलएसी तो क्या है, ये और एक वो बड़ा कर्व है जिसके अंदर सारे कर्व शॉर्ट रन के समान जाते हैं। ठीक है, ओके ओके, तो बताओ चलो फटाफट, इसके अंदर कौन सा आंसर सही आएगा, जल्दी बताओ। फॉर्म्स आइडेंटिकल टू इट्स लॉन्ग रन मार्जिनल, अरे मार्जिनल कॉस्ट की बात ही नहीं आती है, लॉन्ग रन के अंदर मार्जिनल होता ही नहीं है, शॉर्ट रन में मार्जिनल होता है, पहला गलत है। ऑल्सो इट्स लॉन्ग रन सप्लाई कर्व बिकॉज देयर इज, यहाँ पे सप्लाई कर्व, अरे डिमांड का सप्लाई कर्व जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं होता। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, ऐसा कोई सप्लाई कर्व ही नहीं होता लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व के अंदर। ठीक है, इनफैक्ट तो एवरेज टोटल कॉस्ट इज ऑप्टिमम प्लांट इन द शॉर्ट रन, ये बोल रहा है कि क्या, कि ये जो एवरेज जो ऑप्टिमम प्लांट है यही शॉर्ट रन का कॉस्ट कर्व है और यही लॉन्ग रन का क्या ऐसा होता है, नहीं, लॉन्ग रन का तो बहुत बड़ा कर्व होता है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होते हैं। ये भी गलत। टेंजेंट टू ऑल द शॉर्ट टर्म एवरेज टोटल कॉस्ट, तो ये आंसर आएगा सही, क्योंकि ये सभी को क्या करा है, कहीं ना कहीं एक बार तो क्या करता है, उसको टेंजेंट करता है, छूता जरूर है। ठीक है, तो ये आंसर आएगा बी। ओके, 71, इन द लॉन्ग रन इफ वेरी स्मॉल फैक्ट्री वेयर टू एक्सपांड, अरे बेटा जब लॉन्ग रन होता है तो लॉन्ग रन के अंदर इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न होता है। तो शुरू में क्या होता है, शुरू में थोड़ा सा इनपुट बढ़ाओ और थोड़ा सा इनपुट बढ़ने से उसकी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है, और इनपुट बढ़ाते और कॉस्ट कम होती है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो लॉन्ग रन के अंदर ये जो हमारी टोटल कॉस्ट है, लॉन्ग रन के अंदर जो टोटल कॉस्ट है, इसको हम टोटल कॉस्ट या तो एवरेज टोटल कॉस्ट बोलेंगे, एवरेज कॉस्ट। ये क्या होता है कि आउटपुट के बढ़ने से यहाँ पे कॉस्ट क्या होती है, कम होती है, फिर यहाँ पे क्या होती है, मिनिमम पे पहुंचे। लेकिन अगर आपने क्या किया, आउटपुट को रुका नहीं और आउटपुट को और बढ़ाया, तो आपकी एवरेज कॉस्ट क्या होती है, बढ़ जाती है। यहाँ पे कौन सा रिटर्न आता है, यहाँ पे आपका इंक्रीजिंग रिटर्न आता है, इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका कांस्टेंट रिटर्न काफी हद तक चलता रहता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और यहाँ पे क्या होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ने से कॉस्ट आपकी ज्यादा आती है। डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होता है, इन द लॉन्ग रन वेरी स्मॉल फैक्ट्री वेयर टू एक्सपांड स्केल ऑफ ऑपरेशन इट इज लाइकली इट दैट इट वुड इनिशियली एक्सपेंस। वो शुरू के स्टेज में क्या फील करती है, इकोनॉमी ऑफ स्केल, क्योंकि इकोनॉमी ऑफ स्केल के अंदर क्या होता है कि थोड़ा सा इनपुट लाने से उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मात्रा से बढ़ता है, जिसको हम इकोनॉमी ऑफ स्केल बोलते हैं। ठीक है, जहां पे इनिशियल स्टेज में क्या होता है, हमेशा इनिशियल स्टेज के अंदर इकोनॉमी ऑफ स्केल होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनिशियली वी एक्सपेंस एंड इंक्रीज इन द पॉल्यूशन लेवल, अरे यार गलत, दिस इकोनॉमी गलत, कांस्टेंट गलत, तो क्या आएगा सी। इन द फॉर्म्स लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इज, फॉर्म का लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कैसा होता है, आइडेंटिकल टू द लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं आता। फिर लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व बिकॉज इट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड क्वांटिटी सप्लाइड इन द लॉन्ग रन। अरे बेटा जी, लॉन्ग रन के अंदर क्या, लॉन्ग रन क्या एवरेज टोटल कॉस्ट और लॉन्ग रन का टोटल कॉस्ट क्या एक जैसा होता है क्या, यहाँ पे टोटल कॉस्ट बोला है क्या, ये एक जैसा होता है क्या, नहीं जी नहीं, लॉन्ग रन का टोटल कॉस्ट एक जैसा कहाँ होता है, तो ये भी गलत है। फिर इनफैक्ट एवरेज टोटल कॉस्ट का इज ऑप्टिमम प्लान इन द शॉर्ट रन एज इट इज ट्राई टू प्रोड्यूस एट द लीस्ट। यहाँ पे क्या लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट क्या शॉर्ट रन का ऑप्टिमम प्लान कर्व जैसा होता है, नहीं, ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व से बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व ऑफ ऑप्टिमम प्लान ऑफ शॉर्ट रन का जो शॉर्ट रन का जो ऑप्टिमम प्लान है क्या वो लॉन्ग रन का, वो लॉन्ग रन उसको आप लॉन्ग रन बोलोगे, नहीं, वो अलग अलग कॉस्ट से बनता है। मैंने बताया था ये मेरा लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये डिफरेंट शॉर्ट रन के प्लांट कर्व होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, ये एक ऐसा प्लांट होता है जिसका ऑप्टिमम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेंजेंट टू ऑल, हाँ जी, टोटल कॉस्ट का रिप्रेजेंट द लोवेस्ट एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट, हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पे कितना मेरा मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट होगा वो बताता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बेटा, 72 में आएगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डिस्क्राइब एज IRS। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, लॉन्ग रन के अंदर हमको क्या मिलता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिलता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मिलता है, एंड डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल मिलता है। यहाँ पे इनपुट को आप क्या करोगे, सपोज 10% से बढ़ाते हो, 10% से बढ़ाते हो, 10% से बढ़ाते हो, आपका जो आउटपुट है वो क्या होगा, आपका आउटपुट बढ़ेगा ही बढ़ेगा तीनों सिचुएशन में। लेकिन यहाँ पे कितने से बढ़ेगा, मे बी ये बढ़ेगा ग्रेटर देन 10%, तो ये 11% से बढ़ेगा। यहाँ पे आउटपुट उतने से ही बढ़ता है तो 10% से बढ़ता है, और यहाँ पे आउटपुट क्या बनेगा, लेस देन 10%, मतलब मे बी ये 9% से बढ़ता है। क्लियर है पिक्चर, हाँ जी। तो यहाँ पे देखो किसकी बात हो रही है, विच ऑफ द इंक्रीजिंग रिटर्न की बात हो रही है। डबलिंग ऑल इनपुट लीड टू डबलिंग आउटपुट, अरे डबल इनपुट करो तो डबल आउटपुट मतलब तो कांस्टेंट रिटर्न हो गया कि जितना इनपुट बढ़ाया उतना ही आउटपुट बढ़ा, तो वो तो गलत है। इंक्रीजिंग द इनपुट बाय 50% लीड टू 25%, अरे आप इनपुट बढ़ा रहे हो 50% से, इनपुट बढ़ा रहे हो 50% से, और आउटपुट कितने से बढ़ रहा है 25% से, ये तो कम से बढ़ रहा है, तो ये तो डिक्रीजिंग रिटर्न होगा। इंक्रीजिंग इनपुट बाय 1/4 मतलब कितना हुआ, इसको परसेंटेज टर्म में निकालोगे तो 25%, आउटपुट कितने से बढ़ेगा 1/3, इसको परसेंटेज टर्म में निकालोगे 33। अरे सर 25% से इनपुट बढ़ाया, आउटपुट कितने से बढ़ा, इनपुट बढ़ा 25% से, आउटपुट कितने से बढ़ गया 33% से, तो इसको तो हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो आंसर क्या आएगा, ये वाला। नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं, नन ऑफ द अबव, ये तो गलत ही है, तो हमारा आंसर ये गलत है, ये गलत है, ये वाला सही है। नेक्स्ट 74 यहाँ पे 74 के अंदर क्या है, मार्जिनल कॉस्ट फॉर द फॉर्म ऑफ प्रोड्यूसिंग 9 यूनिट ऑफ आउटपुट। ओके, 9 यूनिट ऑफ आउटपुट का MC क्या आ रहा है 20, एवरेज कॉस्ट एट द सेम लेवल क्या है 15। बेटा जी बता, MP यहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या है, ज्यादा है, और एवरेज कॉस्ट क्या है, कम है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे क्या होता है, ये मेरा कॉस्ट कर्व होता है, आपको कॉस्ट कर्व मालूम होंगे। अगर आपको कॉस्ट कर्व के अंदर प्रॉब्लम है, मैंने डिटेल वीडियो बना रखे हैं इसके ऊपर, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे सब कुछ हर एक कर्व को मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल, जैसे मैं MCQ को बता रहा हूँ वैसे इतना ही डिटेल में मैंने अपने कंसेप्ट को भी सिखाया है, तो आप वहां पे जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। ओके,
तो बेटा देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे शुरू के अंदर इंक्रीजिंग रिटर्न से क्या होती है, मेरी कॉस्ट कम होती है, मेरी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। और फिर उसके बाद यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे डिक्रीजिंग रिटर्न से क्या होता है, मेरी कॉस्ट बढ़ने लगती है। तो जब जब मेरी इनिशियल स्टेज में कॉस्ट कम होती है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या बोलता है कि एवरेज कॉस्ट अगर तू कम हुआ तो मैं तुझसे ज्यादा कम होगा, एवरेज कॉस्ट अगर तू बढ़ा तो मैं तुझसे ज्यादा तेजी से बढ़ जाऊंगा। अब आप इधर देखो कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अ फर्म प्रोड्यूसिंग द 9 आउटपुट क्या है, 20। मार्जिनल कॉस्ट है 20, एवरेज कॉस्ट है कितना है, 15। मार्जिनल कॉस्ट किससे ज्यादा है, 15, एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है, मतलब वो कहीं ना कहीं कुछ इस लेवल पे होगी, जहां पे जहां पे जहां पे मार्जिनल कॉस्ट क्या है, इज ग्रेटर देन, मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 9 यूनिट ऑफ आउटपुट का कितना है, 20, और इसका कितना है, 15। इसका कम है, इसका 20 है, और वहीं पे उसी लेवल पे, जैसे सपोज ये मेरा आउटपुट है, आउटपुट, इस आउटपुट पे इस आउटपुट पे एवरेज कॉस्ट कितना आ रहा है, एवरेज कॉस्ट आ रहा है 15, जबकि मार्जिनल कॉस्ट कितना आ रहा है, 20। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि यहाँ पे सेम लेवल ऑफ आउटपुट पे एवरेज कॉस्ट कम है, मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट बोथ आर फॉलिंग। क्या ये यहाँ पे कम हो रहा है, क्या नहीं, यहाँ पे कौन सा स्टेज है जहाँ पे दोनों बढ़ रहे हैं, तो मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट बोथ आर राइजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो कि ये एमसी इज ग्रेटर देन एसी, मतलब क्या हो रहा है, दोनों कॉस्ट बढ़ रहे हैं। देखो दोनों कॉस्ट बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, यहाँ इस स्टेज में दोनों कॉस्ट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो आंसर आएगा बी। मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग बट एवरेज कॉस्ट इज फॉलिंग। क्या एवरेज कॉस्ट फॉल होगा, क्या नहीं, अगर एमसी बढ़ेगा तो एसी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इम्पॉसिबल टू टेल, ये भी गलत है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा, बी आएगा। ओके, नेक्स्ट 75 आई होप बेटा लोग आपको मजा आ रहा होगा। ओके, चलो बस खत्म होने वाला, 10 मिनट और, तुम दे दो मेरा साथ, तुमको अच्छे से करवा दूंगा मैं ये एमसीक्यू के सारे पॉइंट। तो 75 क्वेश्चन इम्प्लिसिट। एक इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इम्प्लिसिट का मतलब होता है, इम्प्लिसिट मतलब ऐसी कॉस्ट जो इमेजिनरी, मैंने बताया था, मैं बताता हूँ कि आई फॉर इमेजिनरी, मतलब वो कॉस्ट हुई नहीं है लेकिन हम वो एज्यूम करते हैं कि वो कॉस्ट हो चुकी होगी। मतलब क्या होता है, जैसे सेल्फ ओन रिसोर्सेज जो भी हमारे होते हैं ना, जिसको हम, जैसे मैं अगर बिजनेस के अंदर खुद की सेल्फ ओन प्रॉपर्टी जो रेंट पे थी पहले, जिससे मेरे को 20,000 की इनकम थी, वो मैं बिजनेस में ले आया, तो अब मेरे को क्या वो इनकम होगी, नहीं, तो वो मेरी कैसी कॉस्ट कहलाती है, वो कहलाती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, द पेमेंट मेड टू द नॉन ओनर, अरे यहाँ पे पेमेंट तो करना ही नहीं पड़ता क्योंकि वी आर द ओनर, तो यहाँ पे नॉन ओनर का कंसेप्ट तो होता ही नहीं है, तो ये आंसर गलत है। ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम नॉन ओनर को कोई पेमेंट ही नहीं करते, क्योंकि ओनर कौन है, अपन, ये मेरी एसेट्स है जो मैं धंधे में लाया हूँ, उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। द मनी नॉट पेड, हाँ क्योंकि वो मेरी एसेट है तो मनी पे नहीं करे, टू द ओनर ऑफ द फर्म फॉर द सेल्फ ओन फैक्टर एम्प्लॉयड इन द बिजनेस एंड नॉट एंटर, क्योंकि यहाँ पे आपने कभी अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा है क्या, हमने खुद को कभी रेंट जो पे, हम खुद को रेंट तो पे नहीं करते, तो क्या उसको बुक्स में लिखते हैं, नहीं लिखते, तो ये आंसर है आपका सही। मनी पेमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ मनी पेमेंट, अरे सेल्फ ओन रिसोर्सेज का कोई पेमेंट नहीं होता, तो ये तो आंसर गलत है। मनी पेमेंट, अरे इसका भी कोई पेमेंट नहीं होता, ये भी आंसर गलत है, तो कौन सा आएगा आंसर, 75 में आएगा बी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर इज, बेटा जी यहाँ पे क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन, इनोवेशन, बियर द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंस एंड अर्निंग प्रॉफिट। सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन होता है, फंक्शन क्या होता है, इनिशिएट लेना, रिस्क को बियर करना एंड इनोवेशन लेना, तो यहाँ पे क्या है, इनोवेशन, इनोवेट। ओके, ओके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन होते हैं 3, इनिशिएटिव, रिस्क बियर एंड इनोवेशन। इनिशिएट करना, रिस्क लेना, और लाला रिस्क है तो इश्क है, कौन सी आपको मूवी का नाम याद आया होगा, रिस्क है तो इश्क है, बहुत फेमस हुई थी ये स्कैम 1992, हर्षद मेहता स्कीम। तो यहाँ पे इनोवेशन में हमारा एक कौन सा होता है, इनोवेशन का होता है, तो ये आंसर ए, ये वाला है। ओके, 77 इकोनॉमिक कॉस्ट।
इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है बेटा जी? यहाँ पे कॉस्ट के बारे में मैं थोड़ा सा फटाफट एक बता दूं, आपका रिवीजन करवा दूं। मैंने आपको बोला था मैंने सारी नोट्स यहाँ पे बना रखे ताकि आपको कंसेप्चुअली यहीं पे क्लियर हो जाए। बच्चे क्या करते हैं, कंसेप्ट पढ़ते पढ़ते क्लियर होते हैं, जब वो एमसीक्यू करते हैं तब उनको कंसेप्ट की क्लिक नहीं होती, इसलिए मैंने यहाँ पे कंसेप्ट सारे लिख रखे ताकि आपका चैप्टर कंसेप्ट बहुत अच्छे से हो जाए और आपके एमसीक्यू भी बहुत अच्छे से क्लियर हो। टोटल रेवेन्यू में से जब क्या करते हैं हम इकोनॉमिक कॉस्ट माइनस करते हैं। सर ये इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब क्या होता है? तो इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर दो कॉस्ट होती है, एक होती है इम्प्लीसिट कॉस्ट एंड एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लीसिट कॉस्ट इम्प्लीसिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? आई फॉर इम्प्लीसिट एंड आई फॉर इमेजिनरी। यहाँ पे आई फॉर इम्प्लीसिट, यहाँ पे बेटा कुछ 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 रुको 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 रुको, यहाँ पे मैंने इसको सुधारना। ये आपका क्या होगा? एक्सप्लिसिट कॉस्ट या तो अकाउंटिंग कॉस्ट या तो आउटले कॉस्ट भी बोलते हैं, और ये आपका क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट है, ठीक है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सा होता है? जो आप एक्सपेंस पे कर रहे हो, ई फॉर एक्सप्लिसिट और ई फॉर एक्सपेंस जो पे कर रहे हो, जो आप एक्सपेंस पे करते हो उसी को अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, उसको आउटले कॉस्ट भी कहते हैं। यहाँ पे हम पेमेंट करते हैं इसलिए हमारी जेब से पैसे जाते हैं, इसको हम अकाउंटिंग करते हैं इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग कॉस्ट बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, इम्प्लीसिट कॉस्ट यहाँ पे आई फॉर इम्प्लीसिट, इसको मैं इमेजिनरी कॉस्ट बोलता हूँ। ये कॉस्ट खर्चे होते नहीं है, लेकिन हम इसको मान लेते कि भाई अगर ये जैसे कि जो मेरी इनकम है, मेरे जो रेंट है जो मिल सकता था, अब मैं बिजनेस में लिया तो वो रेंट नहीं मिलता, तो वो इनडायरेक्टली मेरी क्या है? ये एक अपॉर्चुनिटी, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इट इज अ पार्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोला जाता है। ये हमको कोई इसका पेमेंट नहीं करना पड़ता, ठीक है। ये क्या होता है? सेल्फ ओन रिसोर्सेज होते हैं जो ओनर ने ओन किए जाते हैं। तो वापस से टोटल रेवेन्यू में से क्या माइनस किया जाता है? इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट कौन से प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दूसरी होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट मतलब ई से चालू होता है, ई मतलब क्या होता है? एक्सपेंस जो हम पे कर रहे हैं किसको? थर्ड पार्टी को, वो सब क्या होता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट होते हैं। और यहाँ पे इम्प्लिसिट मतलब आई फॉर इमेजिनरी, जो हम पे नहीं करते लेकिन हम क्या करते हैं? वो सेल्फ ओन रिसोर्सेस होते हैं, जो हमारे लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है। मेरे पास 1 करोड़ रुपए थे, मैं उससे एफडी में डाल रहा था, उस चीज से मेरे को 10 लाख का इंटरेस्ट मिल रहा था, अब मैंने उसको बिजनेस में लगा दिया, तो क्या वो इंटरेस्ट मिलेगा? क्या नहीं, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट बोला जाता है। ये कोई खर्चा नहीं होता, लेकिन ये लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। अच्छा, यहां से जब टोटल रेवेन्यू में से जब इकोनॉमिक कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलता है? यहाँ पे इकोनॉमिक लॉस भी मिल सकता है। जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट या तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है या तो इसको सुपर नॉर्मल। जब आंसर क्या होता है? आंसर पॉजिटिव में आता है। जब आंसर क्या आता है? पॉजिटिव में आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। यहाँ पे आंसर क्या आता है? आंसर आता है जीरो आता है। और यहाँ पे इकोनॉमिक लॉस में क्या आता है? आंसर नेगेटिव में आता है, तो उसको इकोनॉमिक लॉस बोलते हैं। यहाँ पे जीरो और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। चलो इतना काफी है इस कंसेप्ट को करने के लिए। आ जाओ, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिफर फ्रॉम द अकाउंटिंग कॉस्ट। ऑफ कोर्स वाली बात है, इकोनॉमिक, ये अकाउंटिंग कॉस्ट इकोनॉमिक कॉस्ट का एक पार्ट है। क्या है? एक पार्ट है। इकोनॉमिक कॉस्ट में तो दोनों कॉस्ट आती है, एक्सप्लिसिट भी आती है, इम्प्लिसिट भी आती है, एक और एक्सप्लिसिट को ही हम अकाउंटिंग कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट में क्या फर्क है? इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड, हाँ, ऑल हायर्ड रिसोर्सेज व्हाइल द अकाउंटिंग कॉस्ट डू नॉट। अरे बेटा, अकाउंटिंग कॉस्ट को होती है अकाउंट किया जाता है, उसको अकाउंटिंग यहाँ इसलिए तो अकाउंटिंग कॉस्ट बोलते थे, ये तो गलत है। अकाउंटिंग कॉस्ट इंक्लूड ऑल अपॉर्चुनिटी, अरे अकाउंटिंग को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं बोलते, अकाउंटिंग को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं बोलते। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो जो हमने खुद के सेल्फ ऑन रिसोर्सेज थे उसको बोला जाता था, ये भी गलत है। अकाउंटिंग कॉस्ट इंक्लूड एक्सपेंडिचर फॉर हायर रिसोर्सेज व्हाइल इकोनॉमिक कॉस्ट डू नॉट। अरे नहीं, यहाँ पे क्या होता है? इकोनॉमिक कॉस्ट डू नॉट। अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होता है? हायर रिसोर्सेज का होता है, इकोनॉमिक कॉस्ट नहीं होता। अरे बेटा, इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर ये ऑलरेडी इंक्लूड होता है। इकोनॉमिक कॉस्ट एड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द फर्म विच यूजेस इट्स ओन रिसोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस था 77 के अंदर, 77 के अंदर ये वाला डिफरेंस है, जिसके अंदर इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसीडर करता है। इकोनॉमिक कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसीडर करता है, ये देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इकोनॉमिक कॉस्ट कंसीडर करता है, जबकि अकाउंटिंग कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसीडर नहीं करता। तो आंसर आएगा ये वाला 77 का डी। ओके, नेक्स्ट। ओके,
चलो नेक्स्ट, इन द फिगर पॉसिबल रीजन व्हाई द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अप्रोचेस द एवरेज टोटल कॉस्ट एज द आउटपुट राइजेस, मतलब क्या है, इन द गिवन व्हाई द एवरेज प्रोडक्ट कॉस्ट अप्रोचेस द एवरेज टोटल कॉस्ट, मतलब ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, ये एवरेज टोटल कॉस्ट के पास क्यों जा रहा है बेटा, सिंपल रीजन है। देख क्या होता है, ये जो फिक्स कॉस्ट होता है ना, फिक्स कॉस्ट शुरू में क्या होता है, शुरू में ये बोल वाला किसका होता है, फिक्स कॉस्ट का होता है। एवरेज फिक्स कॉस्ट शुरू में बहुत ज्यादा तेजी से गिरती है, बाद में क्या होती है, बहुत धीमे धीमे गिरती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, शुरू में कम तेजी से गिरती है और फिर क्या होती है, बाद में ये बहुत तेजी से बढ़ती है। ये जो एवरेज कॉस्ट होता है ना, ये किससे बनता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से बनता है। इसलिए ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि एवरेज फिक्स कॉस्ट शुरू में तू बहुत ज्यादा तेजी से गिर रहा है, तो मैं भी क्या करूंगा, मैं भी गिरूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो डिफरेंस है दोनों का सम टोटल करेंगे तो ये बहुत दूर जाता है। ठीक है, यहाँ पे लेटर ऑन में क्या होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट में डिफरेंस कम होता है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, ये हैवी हो जाता है। इस जिसके कारण क्या होता है कि ये नेगेटिव जाता है, ये पॉजिटिव, ये यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव गिरता है, ये नीचे की ओर ही जाता है ऑलवेज, और ये पॉजिटिव की तरफ जाता है, क्योंकि नेगेटिव कम है और पॉजिटिव ज्यादा है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किसके नजदीक आएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के नजदीक आता है। तो ये क्यों होता है, बिकॉज एवरेज फिक्स कॉस्ट कम तेजी से गिरा होता है, और इसलिए क्या होता है, एवरेज एसी किसको मिलने के लिए आता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के नजदीक पहुंचता जाता है। एवरेज फिक्स कॉस्ट फॉलिंग व्हाइल द टोटल कॉस्ट इज राइजिंग एट अ राइजिंग आउटपुट। हाँ, तो आंसर आएगा ये, और एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होता है और टोटल कॉस्ट क्या होता है, राइजिंग एट अ राइजिंग आउटपुट। नेक्स्ट वाला क्या है, द टोटल कॉस्ट राइजिंग एंड एवरेज कॉस्ट ऑल्सो राइजिंग। तो टोटल कॉस्ट राइजिंग, टोटल कॉस्ट बढ़ता है, एवरेज कॉस्ट ऑल्सो राइजिंग। ओके, नेक्स्ट वाला क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इज अबोव द और आर ऑल्सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अरे मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहाँ होती है, तो ये तो आंसर हमारा गलत है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एवरेज फिक्स कॉस्ट आर फॉलिंग एज द आउटपुट राइजेस। एक मिनट, यहाँ पे हमको किसका रिलेशनशिप पूछा है, इन द फिगर बिलो द व्हाई द पॉसिबल रीजन व्हाई द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अप्रोच करता है किसके पास, एवरेज टोटल कॉस्ट। क्यों एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किसके पास जा रहा है, एवरेज टोटल कॉस्ट के बाद, तो एक सिंपल रीजन है, फिक्स कॉस्ट क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट क्या होता है, आपस में नजदीकियां बढ़ाते हैं। तो देखो यही है, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे एसी क्या होता है, इज सम टोटल ऑफ एएफसी एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एज द रिडक्शन इन एवरेज फिक्स कॉस्ट इज लेस, यहाँ पे एवरेज फिक्स कॉस्ट का रिडक्शन बहुत छोटा चेंजेस होता है। इंक्रीज इन द वेरिएबल कॉस्ट इज मोर, हेंस द एवरेज कॉस्ट किसके नियर में जाता है, वेरिएबल कॉस्ट के, बट इट विल नॉट टच टू द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवर। ये कभी भी इन दोनों को टच, पास हैं पर दूर हैं, ठीक है, इसको कभी भी टच नहीं करेगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा ये वाला। फिक्स ऊपर वाला मैं आपको बता दूं, एवरेज कॉस्ट आर फॉलिंग while the total cost is rising at a rising output। नहीं जी नहीं, यहाँ पे ये फिक्स कॉस्ट की बात की, ये आंसर गलत है। यहाँ पे टोटल कॉस्ट की बात करें, यहाँ पे हम एवरेज कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये आंसर भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर कौन सा होगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट आर फॉलिंग एज द आउटपुट राइजेस। ठीक है ना, नेक्स्ट आता है 79। 79 के अंदर क्या बोला हुआ है, द मार्जिनल कॉस्ट चेंजिंग ड्यू टू चेंज इन। बेटा जी मार्जिनल कॉस्ट क्यों चेंज होता है, मार्जिनल कॉस्ट कैसे बनता है, टोटल कॉस्ट से, तो चेंज होता है इन द टोटल कॉस्ट स्पेशली बिकॉज, अब टोटल कॉस्ट के अंदर भी किस लिए चेंज होता है, बिकॉज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि हमने देखा हुआ है फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स, और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द क्वांटिटी। तो इनडायरेक्टली टोटल मार्जिनल कॉस्ट चेंज होता है, टोटल कॉस्ट, और उसमें भी स्पेसिफिकली वेरिएबल कॉस्ट, समझे। तो मार्जिनल कॉस्ट क्यों चेंज होता है, चेंज इन द टोटल कॉस्ट, हाँ होता है, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिकली कौन सा, उसमें भी स्पेसिफिकली वेरिएबल कॉस्ट के कारण। तो ये भी सही है, लेकिन अगर स्पेसिफिक बात की जाए, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, तो हम इसको टेस्ट सही करेंगे। अगर यहाँ पे आंसर वेरिएबल कॉस्ट नहीं होता तो हम इसको लगाते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, तो टोटल कॉस्ट में भी हम वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल होता है, इसलिए हम इसको लगाएंगे सही। ठीक है, 79। नेक्स्ट आता है 80। बस बेटा 5 मिनट और ये हमारा हो जाएगा खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, फिक्स कॉस्ट वेरी, अरे वेरी कहां कहता है, गलत। इफ वी ऐड टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट वी गेट एवरेज, अरे एवरेज कॉस्ट के लिए दोनों को ऐड थोड़ी करते हैं, ये आंसर भी गलत। करेक्ट पूछा हुआ है, तो मार्जिनल कॉस्ट इज द रिजल्ट ऑफ टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय, अरे ये मार्जिनल कॉस्ट है तो वहां पे डिवाइड तो आता ही नहीं है,
तो ये भी डिवाइडेड बाय द यूनिट प्रोड्यूस, ये भी गलत है। टोटल कॉस्ट इज ऑब्टेन बाय एडिंग द फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल, हाँ तो ये आंसर सही है। टीसी टोटल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो वो आता है टोटल कॉस्ट। ठीक है बेटा, तो आंसर कौन सा आएगा, डी। ओके नेक्स्ट 81, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पे आपको याद रखना करेक्ट और इनकरेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे क्या बोला, एलएससी इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग रन को क्या बोलते हैं, प्लानिंग कर्व बोलते हैं। हाँ जी हाँ, लॉन्ग रन को हम प्लानिंग, शॉर्ट रन को हम प्लांट कर्व बोलते हैं, लॉन्ग रन को हम प्लानिंग कर्व बोलते हैं, याद रखो। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, तो टोटल रेवेन्यू कैसा होता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड, ये भी सही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज आल्सो कॉल्ड अल्टरनेटिव कॉस्ट, ये भी सही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या होता है कि अल्टरनेटिव कॉस्ट के हम वहां पे दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। टोटल रेवेन्यू इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, वी गॉट मार्जिन। अरे मार्जिनल रेवेन्यू के अंदर ये इससे सोल्ड करते हैं तो क्या आता है, एवरेज रेवेन्यू आता है, मार्जिनल रेवेन्यू थोड़ी आता है। ये स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर आएगा डी। ठीक है, वापस बता दूं, यहाँ पे हमारा एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड। तो ये ऐसा करेंगे तो हमको ईआर मिलता है, एमआर नहीं मिलता, इसलिए ये आंसर गलत है। ठीक है, द वर्टिकल डिफरेंस, अरे बेटा जी टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, बेटा ये तो हमने आपको बताया था, यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। वैसे टोटल कॉस्ट मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे डिफरेंस किसका पूछा है, डिफरेंस पूछा हुआ है टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट के अंदर। तो एक काम कर, ये क्या है, और ये टोटल कॉस्ट है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस है, तो इसको यहाँ पे रखो, उसको वहां पे भेजो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टोटल कॉस्ट और उसका डिफरेंस वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस इज इक्वल टू क्या आएगा, फिक्स कॉस्ट। तो आंसर क्या है, आंसर आएगा यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है 83, फॉलिंग पार्ट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज टेंजेंट टू द, अरे मैंने आपको बताया था क्या बताया था, फॉलिंग पार्ट के बारे में। तो यहाँ पे ये लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जब ये फॉल होता है तो शॉर्ट रन कर्व 1, शॉर्ट रन कर्व 1, शॉर्ट रन कर्व 2 और शॉर्ट रन कर्व 3। तो जब ये फॉल होता है तो शॉर्ट रन के फॉलिंग पार्ट को टच करता है। ठीक है, तो फॉलिंग पार्ट, ये इसको फॉलिंग पार्ट बोलेंगे, हाँ। तो फॉलिंग पार्ट ऑफ टेंजेंट टू द, टेंजेंट मतलब टच करता है, कौन से पार्ट को टच करेगा, शॉर्ट रन एवरेज टोटल शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को, तो उसके फॉलिंग पार्ट को टच करता है। ओके लास्ट, ओह विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटर्नल इकोनॉमी, एक्सटर्नल इकोनॉमी कौन सा होता है इन द एक्सटर्नल इकोनॉमी ऑफ स्केल इन द लॉन्ग रन। तो यहाँ पे लॉन्ग रन के अंदर एक्सटर्नल इकोनॉमी क्या होता है, रिस्क बियरिंग इकोनॉमी, फाइनेंशियल इकोनॉमी, डेवलपमेंट ऑफ स्किल लेबर और नन ऑफ द अबव। इसका आंसर आएगा सी, डेवलपमेंट ऑफ स्किल लेबर, आंसर आएगा सी, 84 का सी। ठीक है, एक्सटर्नल इकोनॉमी। तो बेटा जी हमने क्या किया, हमने यहाँ पे बड़े ही मजेदार ढंग से इसका क्विक रिवीजन किया हुआ है। मैंने आपको एमसीक्यू भी करवाया और पूरे चैप्टर को एक मैंने आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी दी। तो अगर आपका अगर धुंधला कुछ कंसेप्ट होगा ना, तो ये एमसीक्यू के साथ साथ कंसेप्ट करवा दिए तो आपके वो कंसेप्ट भी क्लियर हो चुके होंगे। आई होप आपको बड़ा ही मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो मैं खाली ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो नॉलेज है आप दूसरों को भी दो, ताकि आपके फ्रेंड्स वगैरह भी आपके साथ फाउंडेशन लेवल में पास हो और वो इंटर में जाए। तो अपने दोस्तों के साथ भी इनको शेयर कीजिए। वीडियो के अंदर अगर आपको जहाँ पे फर्स्ट बार देख रहे हो पूरा देखना, सेकंड बार में देखने की जरूरत, पूरा देखने की जरूरत नहीं, जहाँ पे अटको बस उतना ही पार्ट देखना, हमारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लास्ट बार वापस बोलूंगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट से जरूर से लिखना। चलो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखना और मेहनत करते रहना। बाय बाय।